तो आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद दो धुरंधर जुड़े हैं। देखिए, धुरंधर पिक्चर तो रिलीज हो रही है, पर आज हमारे स्टूडियो में दो धुरंधर हैं। क्योंकि धुरंधर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी अंडर कवर एक तरह से कई जगहों पे थे, तो ये अपनी दास्तान बताएंगे। आप दोनों के आते ही ना नीचे कमेंट्स में आ जाता है, दो भाई दोनों तबाही। हाँ? ये एक ट्रेडमार्क कमेंट आप लोग, ये आप लोग का ट्रेडमार्क है क्या है ये, दो भाई दोनों तबाही जो है। पहले तो स्वागत है भाई, पहले आप दोनों का। भाई बहुत दिनों बाद आप दोनों के दर्शन मिल रहे हैं। आप लोग जरा बताइए पहले कहाँ कहाँ होके आए हैं आप लोग। आप बताओ कहाँ कहाँ। आप स्विट्जरलैंड और एम्स्टर्डम और जर्मनी और यूरोप और कहाँ कहाँ घूम घूम के आ रहे हो और पूछ हमसे रहे हो। देखिए, इन लोग का मैं बता दूं, आप लोग अगर सोच रहे हो कि इनके जो वीडियोस चल रहे हैं आजकल, जो AKTK अनफिल्टर्ड पे, वो इनके AI वर्जन्स हैं। ये लोग कहीं और थे, बीच में पाकिस्तान भी होके आए हैं, बिहार में भी तबाही मचा करके आए हैं। गए थे ट्रम्प के इलेक्शन के टाइम वो तो पुरानी बात हो गई आप लोग की। पर पाकिस्तान में कैसा रहा आपका, जरा अपने धुरंधर जर्नी थोड़ा तो शेयर करिए। आप इतना कुछ तबाही मचा चुके हो आप लोग पिछले 2 महीने में, तो जरा हमारे से साझा करिए कैसे रहे आपके 2 महीने इधर। पर भाई देखो, मतलब उसको तो छोड़ते हैं कि कैसे रहे 2 महीने। हाँ, पहले तो मैं आपको इस नए स्टूडियो के लिए कंग्रेचुलेट करूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया सुंदर स्टूडियो है। और अब हमारे पास टाइम के कंस्ट्रेंट्स नहीं रह गए। अब पहले जो ये होता था ना, 1.25 घंटे में खत्म करना है इसको। अब ये वो वाले कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो वी कैन गो विद द फ्लो। वी कैन गो विद द फ्लो। अभी आपके पास दूसरे कंस्ट्रेंट्स है। अरे नव भारत टाइम्स से आ रहा है भाई, अरे टाइम्स नाउ से आ रहा है भाई, वो वाले बड़े लोगों वाले चलते रहते हैं, वो तो चलते रहते हैं। पर अनुज भाई, ये 2 महीने में ना राजनीति जो चेंज हुई है, अरे मतलब 2024 से जरा चालू करते हैं। मेरे को लगता है कि राजनीति ना 2024 के बाद चेंज हो चुकी है। हाँ, उसमें भी। और वो एक जो शब्द है ना, गिल्ट वोट, वो गिल्ट वोट भारत में आज की डेट में भयंकर रूप से चल रहा है। 2024 में मोदी जी को, जो लोगों को लगा ना कि यार हमने मोदी जी को 240 पे टेक दिया, उसके बाद अब लोग पागलों की तरह बाहर निकल रहे हैं और वोट दे के आ रहे हैं कि हमें किसी दूसरे पे भरोसा है ही नहीं, हम ही देके आएंगे वोट। आज से करीब 1 साल पहले हम एक पॉडकास्ट पे गए थे। हाँ, वो जो पॉडकास्ट है, आप उसको राइट विंग चैनल ही मान सकते हैं, एक तरीके से नेशनलिस्ट चैनल मान सकते हैं, क्योंकि वो आपको वेदों से लेकर आपकी पौराणिक कथाओं से लेकर, वो IITian है लड़का। हाँ। तो इस टाइप का एक चैनल चलाता है और वो पॉडकास्टिंग भी करता है। ठीक है। अब मेरे लिए एक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये ऑफकोर्स मानता हूँ कि ऐसे लोग वोट करते हैं, जागरूक होते हैं। मैं मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड कि वो लड़का और उनकी पूरी फैमिली ने वोट ही नहीं किया था 2024 के इलेक्शंस में। हाँ। क्यों नहीं किया था कि 400 तो आ ही रहे हैं, ठीक है, वर्स्ट कैंपेन एवर है 400 पार, वर्स्ट कैंपेन एवर है। तो मतलब आदमी के अंदर ऐसा एक कंफर्टेबल जोन बना दिया उसने कि अरे जीत रहे हैं भाई, जीत तो रहे हैं, अपना चलते हैं छुट्टी मनाने। तो लोग मसूरी चले गए हैं, वो उनको यहाँ से दिल्ली से जाना था, जो भी उनका नेटिव टाउन होगा वहाँ पे वोट डालने, वो गए नहीं, छोड़ो ना। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर पॉलिटिकली अवेयर। इन्होंने एक बात कही ना, गिल्ट वोट। तो एक मार्केटिंग में हम लोग पढ़ते थे, बायर्स रिमोर्स, मतलब बायर्स रिग्रेट। तो सामान खरीदते ही लग गया यार ये क्या कर दिया। तो वही तो हुआ ना राहुल गांधी के साथ भी। इसको वोट देते ही लोगों को लग गया भाई ये क्या कर दिया, ये तो सुप्रिया ये कर रही है, राहुल गांधी यूं बैठ रहा है, तो पागल हो गए साले। आप ये देखो ना, 2024 के बाद से हरियाणा जैसा इलेक्शन आपने निकाल दिया। हाँ, जहाँ पे भाजपा को खुद को उम्मीद नहीं थी। आप मुश्किल से आप ये जम्मू कश्मीर का छोड़ दीजिए, या एक और स्टेट था यार, जम्मू कश्मीर में जम्मू को देख लो ना, कश्मीर तो खैर कभी भी नहीं था, जम्मू को देख लो। राइट, जम्मू को स्वेप्ट जम्मू भाई। देखो इससे क्या हो गया ना, इधर 2 महीने में आप लोग तो इतना देख नहीं रहे हो टीवी। हाँ, मेरा तो टीवी जाना लगा रहता है। टीवी में अब ये विपक्ष वाले जो स्पोक्स पर्सन और थे, ये पूरी तरह पागल हो गए। मतलब एक होता है पागल होना। 2 महीने से कह रहे हो या फिर अभी पिछले बिहार के चुनाव के बाद? बिहार के बाद तो एक टिपिंग पॉइंट आ गया। बिहार के बाद तो ये हो गया कि अब क्या बोला जाए। अपने एक दुबे जी हैं जो वहां के हैं, अपने शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला। अब तो ये हाँ, ये बहुत जोर शोर से डिफेंड करते थे
अब ये कांग्रेसियों के पीछे पड़ गए, मतलब बिल्कुल। हाँ, देखा मैंने, देखा आपने? हाँ, जरा मैंने देखिए इनको देखिए। मैंने झूठ कहा कि 40 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप बिहार में 35 साल से नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है? अरे कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। सूर्य भी एक बार उगते हैं तो जब सूर्य ढलते हैं तो पुनः फिर उगते हैं। आप तो केवल ढलते ही जा रहे हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो आत्मचिंतन होगा। और रही बात एक राज्यों की, तो हम तो एक ही राज्य में, उसी राज्य की भाई मजे ले रहे हैं। चिंता अगर अकेले करने में सक्षम होते तो आज इस दिन दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आज आप जिस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं वो इसी की वजह से कि आप सुनते नहीं। अगर आप अकेले सक्षम हैं, आपके नेतृत्व ने ही पहले कहा कि महानगर पालिका का चुनाव जो है अकेले लड़ना है। हमने नहीं कहा, हमने हमने कभी नहीं कहा। हमारे नेता तो आज भी आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। आप ही अगर हमें पीछे से चूरा भूकेंगे तो क्या फर्क रहेगा आप में और एक नेताओं को पूछ के आइए। अरे बाप रे, नेताओं को पूछ के आइए चैनल पर बैठने से पहले। अरे बाप रे, ये बड़ी बात कह दी भाई, चूरा भूक दिया। देखिए क्या आज पॉपकॉर्न नहीं लाए, बदल गया। अच्छा, आनंद दुबे जी का इसके बाद एक करियर स्टार्ट हो गया नया। इसके बाद आनंद दुबे जी ने कहा यार ये तो बड़ा मजा आया, मैंने कांग्रेसियों की ले ली। तो उसके बाद तो जी ये टोटली मिमिक पे निकल गए। अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल इसने आनंद दुबे जी का एक नया करियर शुरू कर दिया। अब आप लोग जरा इसको ध्यान से देखिए। ये बिहार की हार के बाद इनको सदमा लगा बहुत भारी। तो ये वारिस पठान के साथ। मानक भाई देखिए, आपने तो पहले हमारे जख्मों पे मलहम लगाई है। हम लोग अभी तक पीएम इन वेटिंग में थे, अब साला सीएम इन वेटिंग में भी लगा दिए। अभी तक राहुल गांधी जी को हम लोग पीएम बनाना चाह रहे थे, अब तेजस्वी को भी सीएम बनाने के लिए। पता ये दुख काहे कम नहीं होता यार? पता नहीं ससुरा क्या हम लोग का भोगदंड है, करते हैं ना, क्या भोगदंड है हम लोगों का। लालू जी भी आज बहुत परेशान होंगे और लालू जी भी यही कह रहे होंगे कि अरे हे वारिस पठान, टीवी पे कर रहे हैं। उधर भागता है हैदराबाद में और यहाँ बिहार में सीमांचल में खरमंडल करता है। बुढ़बा फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे तुम करना चले जाओगे। ये नीतीश जी क्या बोलेंगे? फिर बोला नीतीश जी करो। अरे नीतीश जी तो इतने खुश होंगे यार। नीतीश जी कह रहे देखिए, अरे हम जीते हैं चाहे तेजस्वी जीता है, अरे तेजस्वी जीत जाए यही बहुत बड़ी बात है। और उसके पीछे पीछे उसका बड़का भैया हमको चचा कहता था, तेज प्रताप फुल पावर कर रहा है ये बिक्री। अभी देखते रहो आप। ये लोग क्या हो गया मोदी जी, अरे ऐसी मार मारते हैं क्या? क्या बढ़िया था गुरु। अरे इतने प्यार से आप मारते हैं कि न साला पानी कोई मांगेगा ना चाय मांगेगा। और देखिए वो जो एलजेपी वाले चचा बैठे हैं कितने खुश हैं। वाजपेयी साहब जैसा ये भी राज्यसभा न निकलने इस भीड़ में। अच्छा राहुल गांधी क्या बोलेंगे? टीवी पे ही सब चल रहा है। गांधी कह रहे हैं भैया ये आपने हमें 5 पे क्यों रोक दिया भैया? अगर 0 भी दे देते तो क्या? हमने यात्रा निकाली कि वोटर जागरूक हो। अरे बीजेपी का वोटर जागरूक हो गया। बढ़िया कर रहा है ना, कह रहा है बीजेपी वाला जागरूक हो गया। नहीं हुआ वो तो सही बात है। ये टीवी लाया। देखो मोदी जी, मोदी जी तो आज बहुत प्रसन्न है। वो कह रहे हैं मानक जी मैंने तो पहले ही कहा था ये जीत भले नीतीश जी की हो, अरे चेहरा तो नरेंद्र भाई का है। नरेंद्र भाई बचपन से बिहारी होना चाहते हैं। सोच रहे हो अब क्या हो रहा है टीवी? मेरे यहाँ सुशील मोदी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो भी तो हमारे भाई थे ना। ये सदमे में है इस समय ऑपोजिशन। आपको 2 महीने का मैं अगर बताऊं तो ये हालत हो गई है। नहीं मेरे को अब ये कहीं ना, और ये अभी से नहीं, मेरे को एक बहुत पहले का मेरा ट्वीट भी है कि ठाकरे जो है, शिवसेना जो है, वो इधर उधर घूमेगी फिरेगी पिटेगी छितेगी सब कुछ होगा और उसके बाद वापस से हिंदुत्व पे आएगी, क्योंकि हर जगह इनको यही सब कुछ मिल रहा है। पर दिक्कत यह है भाई, उन्होंने इस समय जितना अपीजमेंट वगैरह जो कर चुके हैं ना, वो कब्र अपनी खोद चुके हैं पिछले 1 साल में 1.5 साल में 2 साल में उन्होंने जितना अपीजमेंट किया है, वो वहां से वापस आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यार। है। हिंदुत्व से वहां पे जाना भी तो बहुत बड़ी बात थी। वो तो कर दिखाया उद्धव ने जो करा है। लोग भूल ही गए ये बाला साहब का बेटा है। सीरियसली भाई, लोग कह रहे हैं भाई नेपोटिज्म का रिवर्स हो गया ये तो। इमेज ऐसी हटाई उसने कि लो भाई अब लेना देना ही नहीं उस इमेज से। बट एक बात आप ये बताओ, अब पॉलिटिक्स में रह क्या गया? क्या एक ही बस पार्टी है? एक ही पार्टी है बस। अभी कुछ 2024 में ऐसा लगा था कि रिवाइवल है, कुछ मतलब फाइट होगी आगे के इलेक्शंस देखने में मजा आएगा, पर वो गिल्ट सारा लोगों को ऐसा हुआ है। देखो इसमें सिर्फ गिल्ट वाला फैक्टर मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इज ऑन ग्राउंड।
दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड। किसी भी इलेक्शन में आप देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, बीजेपी आरएसएस जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2024 के चुनाव में, वो उन्होंने उससे आगे बढ़कर अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर उतारा है। और वो ग्राउंड, अभी मैं आपको हरियाणा इलेक्शन की बात बताऊं तो हमारे घर पे भी लोग आए थे बीजेपी के, 16,000 कांग्रेस के बीजेपी नहीं के आए। नहीं, आरएसएस के। आरएसएस के होंगे तो नहीं, वो बीजेपी के थे जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। आरएसएस वाले तो हमेशा मतलब 2024 के आरएसएस इलेक्शन तो में- जाग गया भाई 2024 के बाद। 2024 के इलेक्शन 16,000 में मीटिंग हरियाणा जैसी जगह पे, कितना छोटा सा राज्य है, उसमें आप 16,000 मीटिंग कर रहे हो। दिल्ली में तो और ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली में टेरिटरी जीत नहीं थी तो आपको। पॉइंट ये है कि बीजेपी ग्राउंड मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट बहुत इम्पेकेबल कर रही है। जितना ये ग्राउंड पे कर रहे हैं ना, उतना उनकी सोच भी नहीं है दूसरी पार्टीज की। मुझे अब ये लग रहा है कि चलो आपने बूथ मैनेजमेंट कमाल का कर दिया, आप चुनाव जीत गए, अब आपका फोकस गवर्नेंस पे कितना है? बिकॉज अभी हम जब हरियाणा ये की क्वेश्चन बात है कर ना। रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो अल फला यूनिवर्सिटी वाला जो पूरा कांड हुआ, बिकॉज ये हम लोग ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इतने टाइम से मिले नहीं, ये जो रेड फोर्ट का पूरा हादसा हुआ और ये जो टेरर हैज नो रिलीजन वालों की मंडली को इस बार जूते पड़ रहे हैं, वो भी बहुत ऐतिहासिक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वो देख के कि इनको जूते पड़ रहे हैं। ये कैसे पनप गई वहाँ, इस पे एक्शन नहीं हुआ? इस पे बीजेपी को क्वेश्चन आंसर करना चाहिए कि आप ना, क्या कर रहे थे हाँ वहाँ? नहीं, ये सब चीजें तो हैं, पर इसमें ना मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मतलब मैंने हरियाणा से ही इंजीनियरिंग की है, ठीक है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोग को वहीं से तो हो आप। अल्फला में मेरे को याद है मैं अल्फला यूनिवर्सिटी में गया था क्रिकेट मैच खेलने। मैं अपने कॉलेज से गया था और वहाँ पे एक टूर्नामेंट था अल्फला में, और ये भी एमडीयू के अंडर ही आता था। अच्छा, अल्फला अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है, बट पहले वो एमडी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंडर अल्फला एक कॉलेज हुआ करता था। ठीक है। अब अल्फला में मैं मैच खेलने गया और वहाँ पे जो जो चीज़ हमने देखी वो ऐसा था कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सामने जो है वो 11 के 11 प्लेयर मुस्लिम्स हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, वहां पे चीजें ऐसी ऐसी हो रही थी, ऐसे ऐसे स्लैंग्स थे जिसके बेसिस पे हम सब बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। मैं भाई समझ साहब, सकता हूँ ये बात। तो वो सब चीजें मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, चीजें किस तरीके की हो सकती मैं है। समझ रहा हूँ बात को। फिर आप उसके बोलो, मैं बाद बताता फिर हूँ उसके इस बात बाद 2007 या 8 की बात है, 2007 या 8 में भी इसी तरीके की सेम एक्टिविटी अल्फला यूनिवर्सिटी से हुई है, जिसके बारे में उसके बाद एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी का या इस कॉलेज का वो मान्यता रद्द कर देनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको ग्रांट दिया। इन्होंने कहा कि और बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ आप, अभी तो आप और बड़ा कांड करो, अभी तो आप कॉलेज हो, अभी आप यूनिवर्सिटी बनाओ। 2007 या 8 की बात है, तब ये सब कुछ हो रहा था। और मैं यहाँ पे भी उसी टाइम के आसपास ही गया हूँ। 2012 से तो बीजेपी की सरकार है। कब से है? 12 से है? हरियाणा में 11, 12 या 14 से। 14 से कुछ एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर? कुछ एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, सबसे खराब बात अब ये हो गई है कि ऑपोजिशन इतना मूर्ख है हमारा कि वो जो बेसिक सवाल है वो उठा ही नहीं पाता है। वही तो बात है, उसी में वो हिडिम्मा अमर रहे कर देगा। ठीक है ना? दंगे हो गए थे। हाँ, नूह में दंगे हो गए थे, बिल्कुल। उसके बाद क्या एक्शन था? कुछ नहीं था। वो अच्छा। खट्टर साहब थे उस समय सीएम, वो पता नहीं एक आध घर तो तोड़े थे, उसके बाद का एक्शन हमें नहीं पता जी। हाँ। कोई हमें तो सुनता नहीं है। उनका सारा वोट बैंक भी नहीं है वहां पर। हाँ, हरियाणा में क्या तो जीत गए ना। अब क्या उनको इतना ले? अल्फला वाली जो आप बात बता रहे हो, मैं चाहता हूँ आप इस पे ग्रो करो। मैं जरा आपसे एक सिमिलर इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। 2007 की ही बात है। तो मेरे कुछ दोस्त थे तब जामिया में, तब हम जागरूक हो रहे थे चीज़ों को। तो 7 में मैं जामिया आया था कुछ डिबेट कंपटीशन और इस सब में। तभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, जिसके फाइनल में फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। हाँ। मैंने वो वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप था वो। हाँ, पहला T20 वर्ल्ड कप, मैंने वो वर्ल्ड कप का फाइनल जामिया में देखा था। और वो मेरे लिए एक आई ओपनिंग इंसिडेंट था, क्योंकि इंडिया जब जीती वहां के स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ मचा दी और कोई सेलिब्रेट नहीं कर पाया। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? और इस पे कोई शोर शराबा नहीं हुआ। कहा ये तो नॉर्मल है यहाँ पर। हाँ। तो ये जामिया हो गया, अल-फला हो गया। लखनऊ में एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, सेम माहौल है वहां पर। इंटीग्रल में लोग आर्किटेक्ट बन रहे हैं, सब निकलते जा रहे हैं, और बाद में फिर वो ऐसे धमाके कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है ये। मैं अपने एक कॉलेज, मेरा MBA टाइम की बात है, और वहाँ पे एक मुंबई का लड़का था जो कि मुस्लिम था।
50 लोग कैंटीन में बैठ के मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, 50 में से 49 हिंदू हैं, एक मुसलमान है, और उस मुसलमान की ऑडेसिटी ये है कि उन 49 लोगों के बीच में इंडिया के जीतने पे मातम मना रहा है कि पाकिस्तान हार गई, फिर छिता भी। अच्छा हुआ तो उसका बनता है। बट एक बात है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। रेड फोर्ट के बाद जो एक डॉक्ट्रिन थी, जो मोदी डॉक्ट्रिन थी कि एवरी सिंगल एक्ट ऑफ टेरर, ये भी लिंक्ड तो वही है। हाँ, लश्कर तैयबा जैशे मोहम्मद है, एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ये लोग भूल गए, लोग अब क्वेश्चन ही नहीं कर रहे इस पे। भैया करो फिर वॉर, क्या करना है फिर पाकिस्तान से? जब बोला है इतनी बड़ी बात, तो विल ही वॉक द टॉक? क्या होगा इसके ऊपर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा खैर, बट मुझे लगता है कि देखो, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो थे, हाँ, उसके बाद अगेन एक्शन लेना मेरे ख्याल से तो संभव है नहीं। बट फिर आप बोलिए मत, फिर आप बोलिए मत कि हम तो, बिकॉज आपने बोला है ये कि जितना बड़ा टेरर अटैक होगा उससे भी बड़ा, मतलब हर बार हमारी जो इंटेंसिटी वो बढ़ती जाएगी। पहले हमने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स की, फिर एयर स्ट्राइक्स की पुलवामा के बाद, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हर बार अंदर ही इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके इंटेंसिटी हर बार बढ़ती गई है। तो भाई इस बार और बड़ी होनी चाहिए थी हिसाब से। तो भाई बोलिए मत फिर उस चीज़ को, अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो। या फिर बताइए कुछ, क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका, किस तरीके से, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म बताइए। और मेरे ख्याल से देखो, बता तो नहीं सकते हैं, खैर मैं यहाँ पे बोल गया हूँ, बताइए, बता तो नहीं सकते हैं एक्शन, बट स्टिल अभी जो ये सब कांड हुआ है, इस पे मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्शन लेने वाले हैं ये लोग। घर के अंदर के लोग ही थे। नहीं तो घर के अंदर के लोग तो हर जगह होते हैं। आप क्या क्या है सोच रहे ना, हो? अब चाहे कसाब भी तो घर के पुलवामा अंदर ही- हो, कसाब भी घर चाहे के अंदर पुलवामा मान लो हो, है। चाहे पहलगाम हो, आपको लग रहा है घर के अंदर के लोगों के बिना हो सकता है ये सब? नहीं हो सकता। पहलगाम में भी मिले हुए थे ना, मिले हुए थे। अब क्या है ना, ये अपना ये बहाना मार सकते हैं कि वो भाई वहां से इन्फिल्ट्रेशन करके आए थे पहलगाम में, तो और यहाँ के लोगों ने साथ दिया था। यहाँ पे एक्चुअल में जिन लोगों ने काम किया है वो भारत के ही लोग थे। एक ये, हाँ, अरे लिंक भाई, वहां से जरूर था लिंक उनका। तो था, जब हाँ, लिंक था तो बात खत्म हो गई, जब आप एक्ट मुझे ऑफ वॉर हो गया ये। एक मुझे बात बताओ, वैसे मैं तो बड़ी ब्लंट बात करने जा रहा हूँ इस पे। अब आप, कोई एक मुस्लिम डॉक्टर है अगर, ठीक, कंफर्टेबल हो गए उसको दिखा? बिल्कुल नहीं, वही तो बिल्कुल नहीं बात भाई। है। तो ये होना चाहिए ना बिल्कुल नहीं। बहिष्कार। मेरा ट्वीट बिल्कुल। था, इस पे मेरा ट्वीट था, मैंने लिखा कि भाई बहुत सारे लोगों ने, अभी सैफ अली खान ने, आरफा खानम शेरवानी ने 2-1 साल पहले ये बड़ा मुद्दा बनाया था कि भाई मुसलमानों को लोग घर नहीं देते। हाँ, अब समझ में आ गया तुम्हें क्यों नहीं देते? भाई कैसे दे देंगे? अब आप अभी साला उसको, educated- उसको जो दे रखा था, जिसको घर, वो फंसा हुआ है ना अब। जिसकी गाड़ी थी वो फंसा हुआ है ना अब, चाहे वो पुरानी गाड़ी उसने खरीदी, वो सारा पूरा लिंक फंसा हुआ है ना। आप यार बिगट हो यार, आप ऐसी बातें मत करो यार, आप तो बिगट हो। आप तो ये गंगा जमुनी तहजीब, ये सब आप सेक्युलरिज्म के विरुद्ध जा रहे हो ना। फिर आप जब ऐसी बातें कर रहे हो, सब ऐसे थोड़ी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। हाँ, तो वो कुछ कैसे पता और चलेगा? कैसे सिलेक्ट करोगे? वही मैं तो- वही एक बात है ना कि देखो, सांप दोनों तरह के हैं, जहरीले भी हैं और बिना जहर के हैं। तो मैं कटवा के देखूं सबसे? अब वो फिर ले आएंगे। नाथूराम गोडसे भी तो थे आपके यहाँ से, तो थे भाई, हिंदू भी तो होते हैं ऐसे। हैं? नहीं, ये सब नाथूराम लाते हैं। गोडसे वाज अ मर्डरर, उसको जेल होनी चाहिए थी, सजा होनी चाहिए थी, जो भी है, उसका कोई प्रशंसक नहीं है यहाँ पे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, नाथूराम गोडसे ने जो किया था ना, उसकी वजह से जो हिंदुत्व मूवमेंट था वो मर गया था। हाँ, बहुत सफर किया, बहुत सफर किया। अदरवाइज उस वक्त हिंदू महासभा बहुत बड़ी पार्टी बन रही थी। सावरकर वाज अ लेजेंड एट दैट टाइम। इस पे तो इतनी चर्चा हो सकती है। नेहरू को तो मजा आ गया एक तरह से, जो एक मौका मिल गया नेहरू को, जिसकी वो तलाश में था कब से। और RSS उसने पूरे मूवमेंट को खत्म कर दिया पूरा भाई। मूवमेंट खत्म कर दिया। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गांधी जो था वो नेहरू के अगेंस्ट चल रहा था उस टाइम पे। टोटल 6-8 महीने 10 महीने गांधी और नेहरू एक दूसरे के एंटी हो रहे थे। और बिल्कुल नेहरू ये कहने लग गया था कि गांधी जी को अब पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, तो पागल हो गए हैं। पटेल भी यही बोल रहे थे, नेहरू भी यही बोल रहे थे, ठीक है। काम भी ऐसे ही हो रहे थे वैसे तो। और काम हो भी ऐसे ही रहे थे, एक्चुअली बात ये भी है। अरे पर काम तो क्या क्या हो रहे थे, आप बोलो पहले फिर बात तो करते हैं। नेहरू पटेल गांधी तीनों, नेहरू और पटेल एक साइड थे, गांधी एक साइड थे, और दोनों एक दूसरे के एंटी थे, ये चल रहा था। फिर जब ये नाथूराम गोडसे ने गांधी को मार दिया,
एकदम से नेहरू का गांधी प्रेम उमड़ा और गांधीवादी चीजें करी और उसने गांधी के मृत्यु को अपने लिए मोनेटाइज किया। टोटल मोनेटाइज किया। इनफैक्ट गांधी की जो लास्ट मीटिंग थी, जिसके जब प्रार्थना सभा में उनको जाना था, उससे जो लास्ट मीटिंग थी दैट वाज विद मणिबेन के साथ थी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल से यही डिस्कशन चल रहा था कि भाई तुम दोनों जो हो 2 पहिए हो, एक से नहीं चलेगी। गांधी वाज सिक ऑफ द वे नेहरू वाज बिहेविंग। नेहरू टोटली उससे वो थे और कहाँ पूरी कहानी पलट गई इस अटैक के बाद। और उससे पहले 10 महीने पहले 11 महीने पहले गांधी ये बोलना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो अब। अरे गांधी पे 1 महीना पहले हमला हुआ। हाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई नेहरू सही ने। बात है। नेहरू 2 बार हमला हुआ, 2 बार। हिसाब से तो दिख रहा था कि नेहरू चाहता है कि भैया नेहरू अभी प्रखर भाई आए हुए थे, तो वो तो उनकी जो किताब है हे राम और बाकी सब जो लिखते हैं वो तो कमाल है। तो उन्होंने 1-2 जो बातें बताई सुन के मतलब मेरे वो हो गया कि भाई ये क्या चल रहा था उस टाइम पे। वो जो 1938 से लेके 47 वाला जो पूरा है उसमें कैसे मतलब जिन्ना को यकीन नहीं हुआ होगा ये हो कैसे गया। एक्चुअली 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में जिन्ना वाज वाइप्ड आउट। जिन्ना वाज कि मुझे मिल ही नहीं सकता। इसमें जो एक टर्निंग पॉइंट है जो उन्होंने बताया और मैं चाह रहा था आप लोग से भी इस पर चर्चा करूंगा। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 कमेंस हुई तो ब्रिटिश ने कमिट कर दिया कि इंडियन सोल्जर्स तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे हमारे लिए, ब्रिटिश इंडिया। नेहरू गांधी से नाराज हो गए। उन्होंने कहा अरे आपने हमसे क्यों नहीं बात करी। वैसे तो बहुत अच्छे संबंध थे इनके ब्रिटिश से, ऐसा कुछ नहीं था, बातचीत होती थी, चाय वाय पी जाती थी, अहमदनगर फोर्ट और आगा खान पैलेस में मस्ती चलती थी। इससे नाराजगी हो गई, इन्होंने रिजाइन कर दिया। एंटर जिन्ना ने कितनी जगहों पे गवर्नमेंट बनाई सेंसिंग दिस अपॉर्चुनिटी 1939 की। जिन्ना तो बिलीव ही नहीं कर सकता। और फिर इन्होंने जो कोट्स दिए मुझे, मौलाना आज़ाद तो वैसे ही एक मदरसा छाप रहे, वो एक अलग बात है। मौलाना आज़ाद का कोट है कि जिन्ना तो कुछ भी नहीं था। जब हमने देखा कि गांधी जी जिन्ना के पीछे पीछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट कोट्स, तो भारत के मुसलमानों को लगा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पीछे पीछे चलो। और फिर जो इन्होंने एक बात बताई वो तो बॉम्बशेल था। जिन्ना को सबसे पहले कायदे आजम किसने कहा? गांधी जी ने कहा प्रिय कायदे आजम, ये चिट्ठी लिखी। मतलब ये एकदम कमाल है। और कहाँ वो बंदा जिसकी कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं थी 1937 से, उसके बाद जो 46 में उसकी जो रिजाउंडिंग कमबैक हुई है। आप ये देखो ना 46 तक कहाँ जा रहे हैं आप, 40s में ही देख लो। 40s हाँ, में वो चढ़ता गया फिर उसका 3 साल में उसका पॉलिटिकल टर्न अराउंड हो चुका था। और तब की बात है, तब ये बता रहे थे मुझे, प्रखर भाई भी बता रहे थे, मैंने पढ़ा भी कि तब भी ये सारी बातें होती थी जो आज रेड फोर्ट वगैरह पे जो हो रहा है, आतंक का कोई मजहब नहीं होता और ये सब, ये चूरन तब से बेचा जा रहा है। तब से श्रद्धानंद मोपला की जब बात हुई थी तो श्रद्धानंद ने गांधी से कहा कि ये जो आयतें पढ़ी जा रही हैं इसमें तो हम लोग को कहा जा रहा है कि हम लोग को मार दो, मूर्ति पूजकों के विरुद्ध बातें हो रही हैं, ये सब हो रही है। तो गांधी कहते नहीं, ये तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहा है। कल मैं एक डिबेट पे था तो मुझे एक व्यक्ति ना जिहाद का मतलब समझा रहा था। तो कहता है जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद, स्ट्रगल करना। तो पूछा हमने, साइमा ने भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। हाँ, तो काफिर का क्या मतलब होता है? कहता काफिर वो होता है जो सच को छुपाता है। आपको अभी। हाँ, ये देखिए, ये एक जिहाद है। मैंने स्ट्रगल किया है पानी ऊपर लाने के लिए। एक जिहाद, ये जिहाद साइमा का जिहाद है। पानी जिहाद। इसको जुकाम हो रहा है, जुकाम होते वक्त इसने ये सांस ढंग से नहीं ले, बस जिहाद ये जिहाद चल रहा है इसका। सारे जिहाद, वो जुकाम नहीं, वो जिहाद है, साइमा के जिहाद। तो मैंने कहा ये जिहाद करते किस चीज के लिए हो? फिर मैंने उससे पूछा, कह रहा स्ट्रगल होती है। मैंने कहा किस चीज के लिए? फिर उसके मुंह से हल्के से निकला इस्लाम के लिए, है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम के लिए। मैंने कहा काफिर कौन होता है? जो क्या है? जो सच छुपाता है। मैंने कहा सच क्या है? इस्लाम। तो जो इस्लाम को मना करे वो काफिर है और वो है। सेम बातें गांधी ने तब करी हैं श्रद्धानंद से, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम। मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा भाई ये तो टाइम्स नाउ के स्टूडियो वाली बातें होती थी श्रद्धानंद और गांधी में उस जमाने में, और आज तक मॉडल्स ऑपरेंडी चेंज नहीं हुई है। कुछ नहीं चेंज हुआ, सेम बातें। इनफैक्ट नेहरू की जो बातें हैं उस टाइम की, जो मेरठ में मतलब जो कहा जाता था ना जिन्ना ऑफ दिस रीजन, एक कोई था मोहम्मद इस्माइल था, क्या नाम था,
उसने मार काट मचा दी, पूरा पाकिस्तान बना लिया। उसके बाद कहता हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। जब मैंने कहा पाकिस्तान कह रहे हैं हमारे बिरादरान यही है। ये आप एक की बात कर रहे हो, मैं आपको और स्टोरी बताता हूँ। हाँ 1951-52 में इलेक्शन थे। हाँ करीब 6 महीने इलेक्शन चले हैं वो मोटे मोटे। हाँ 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 लंबे चले 6 महीने जो इलेक्शन चले हैं उनके अंदर आई थिंक दिल्ली से या पता नहीं किसी और सीट से, दिल्ली ही किसी सीट था शायद, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को, एक नहीं बल्कि कई ऐसे लीडर्स थे जो कि मुस्लिम लीग के थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हेल्प की है, लेकिन पाकिस्तान गए नहीं है। अरे पाकिस्तान बनवा दिया सुअरों ने, लेकिन पाकिस्तान गए नहीं है, यहीं रहे और टॉप की पोजीशन पे रहे हैं। और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दी गई है नेहरू जी की तरफ से। अरे एक नहीं है भाई। अरे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोहम्मद इस्माइल, इसने भयंकर जेनोसाइड सब कुछ किया गया, इसको बना दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। बहुत बढ़िया। और सुनिए आप, ये जो असम पे, मैंने तो अर्नब से कोशिश करी थी डिबेट करने की, पर मूर्ख मैं हूं, जब अर्नब से अगर मैं फैक्चुअली बात करना चाहूं तो द जोक इज ऑन मी। हाँ अभी मैं आप लोग को दिखाता हूं। तो असम की इलीगल इमिग्रेशन पे बातचीत चल रही थी। तो जैसे मैंने बताया उस समय इन्होंने सरकार बना ली, तो एक आदमी जिसको तब पीएम कहा जाता ना, प्रीमियरशिप कहा जाता था एक स्टेट का भी, तो एक आदमी था मोहम्मद सदुल्ला, उसको कहा जाता था जिन्ना ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। उसको बिठा दिया गया वहां पर। अब उसने क्या किया, उसने कहा यहाँ पे खेती वेती बढ़ानी है, तो बिहार के, बंगाल के, उसने खूब मुसलमानों को वहां बसाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो लॉर्ड वेवल ने कहा कि भाई, अंग्रेजी में कहा कि तुम्हें खेती और किसी चीज की नहीं बढ़ानी, तुम्हें मुसलमानों की खेती बढ़ानी है यहाँ पर। अच्छा, इसने खूब मारकाट मचाई, इलीगल इमिग्रेशन वाली चीज स्टार्ट हुई। उसके बाद भाई जिन्ना ऑफ द नॉर्थ ईस्ट तीसरे चौथे नंबर का सबसे बड़ा नेता था ये। उसके बाद पाकिस्तान बन गया। उसने कहा भाई मैं थोड़ी जाऊंगा पाकिस्तान। वो गया नेहरू से मिलने। नेहरू ने कहा एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा बन जाओ। जो 8-9 मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का, अगर आप लोग सब गूगल करेंगे, उसमें मोहम्मद सदुल्ला इज वन ऑफ द पर्संस। बताओ। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है जिसने पाकिस्तान बनवाया, और संविधान करते रहते सब संविधान। अरे भैया इसने बनाया हमारा संविधान। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा मुसलमान थे नहीं 1901 तक। इसी ने किया है, 1901 बता रहा हूँ। हाँ ये अंग्रेजों की 1941 तक आप देखोगे बम्बारमेंट हुई है वहां पे। तो फिर IMDT एक्ट है। IMDT एक्ट की मैंने कोशिश करी अर्नब से चर्चा करने के लिए। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ आजकल डिबेट्स में चल क्या रहा है, क्योंकि आप लोग को नहीं आइडिया होगा। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप लोग को ये डिबेट दिखाऊंगा। ये एक ऐतिहासिक डिबेट हो गई है अभी। दिखाना जाएगा। उस कानून को फेंक दीजिए बाहर। चिल्लाई देखिए। Karan is on the debate. Karan, नाटक मत करिए। Karan, take a position, ladies and मैं डर gentlemen. गया Whether you're pro or anti-infiltrator. Take a position. Don't be quiet. नाटक करता है रोज। I am so ये glad सपा का है इसको। you raised this issue because I want to share one figure with you. मैं अकल की बात Tariq करने की doesn't know कोशिश about कर रहा it. From 1983 to 2005, when this act was declared इसको unconstitutional दौरा पड़ in the जाएगा। Saraband Sonowal versus the Union of Government, you know how many were deported from Assam? Only थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। 450. That's it. Compare it to West Bengal. 5 ये आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। ये है तारिक, सपा का है। ये नया आया है वहां, तो इसको खुजली मची हुई है इम्पैक्ट छोड़ने की। ठीक है, तो इसको कहीं से पता लग गया वहां बस 1412 या 1416 डिपोर्ट हुए हैं। अब ये पूरी डिबेट में 1416 बोलता चला जाएगा। ठीक है, आपको इसका पागलपन के लिए ये डिबेट जो है अब स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी आने वाले दिनों में। देखिए अब आप लोग 2017 Arnab. It is the Mamta government. Got to speak 1416. That is 1416. I am giving you the number. I am giving you the number. Akhilesh Yadav. You self-praisers. You self-praisers. 17. Mamta Banerjee, Akhilesh Yadav sat in protest. audio यार। ये आप लोगों को सुनता है जो बोल रहे हैं। सुनते रहो भी आप लोग। अब गौरव भाटिया आएंगे इस डिबेट में, आपको दिखानी है। 1416. Get yourself in the mirror. 1416. 1416. What is the number? 1416. How many घुसपैठिए Jharkhand, KICC out of India, Bangladesh? मुझे अपने पे हंसी है कि मैं क्यों इससे बात कर रहा How था। many Bangladeshi You have mollycoddled. You have seen them as a vote bank. Remind these numbers. सपने में आएंगे 14. Mind these words. 1416. Himanta is being able to throw that Bangladeshi out of India. 1416. गौरव अब गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया तो आपको पता ही है बहुत न्यूज में थे बीच में, बिना पॉइंट के आ गए थे। 1416 याद रखिएगा, ये नंबर गूंजेंगे। देखो तो अब आप लोग intervene. पागलपन जब लगा पीक हो गया तो और बचा था।
Okay, so let me start by demolishing the Tutti cycle, Samajwadi Party. I don't know why he's shaking. Just because we are shaking the illegal immigrants, I think it is having some mental effect on him. First of all, let me tell him about Akhilesh Yadav's stand on NRC, NPR. This is what he said in 2019. How anti-national, Arnav? बेटा टोटी फिकर बगैर पैंट के आदमी 1416। देखो अर्नब, इनको चुप करा लो, बीच में ना बोले, चुप कर। फिर से टोटी अगर पागलों को बुलाओगे तो फिर फायदा नहीं है, बेटा पैंट बीच में ना बोले। मुन्ना पैंट, अरे टोटी चोर कहीं के, अखिलेश यादव की पैंट के अंदर घुसते हो क्या? अर्नब प्लीज आप कैमरा नीचे कर लो यार, मैं पैंट, ये अखिलेश यादव की पैंट के अंदर खड़ा हो गया, कह रहा मैं पैंट, सारे चुप रहो। चलो What is this behavior? What is this behavior? खोल के दिखा रहा है। Please stop it, Tariq. पैंट पहन के Don't do this, Tariq. पैंट पहन के आया, Don't do this. पैंट पहन के आया नहीं आया। What is this nonsense? What he is doing? देखो ये चल रहा है इस समय जो डिबेट्स का। भाई अब मैं इसका हिस्सा था, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, ये मैं तो घर वालों को भी नहीं बता सकता कि मैं ऐसी डिबेट में हूँ। ये तो आप अगर किसी को बता दो कि आज मैं अर्नब पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो कहाँ एंड होगी डिबेट और क्या होगा आपके साथ और किसका हिस्सा हो सकते हो आप। तो इसलिए इसकी टीआरपी भी डाउन जा रही है ना। नहीं, 9 बजे का शो अभी भी इसका बढ़िया जा रहा है, भारतवर्ष को पसंद है, वही बात है ना। टीआरपी तो देखो ऐसी ऐसी चीजों, इस डिबेट, अगली डिबेट इस पे थी हमारी। क्या कहेंगे आप? और क्या बड़ा अच्छा जवाब ये पार्लियामेंटेरियन है। ये जवाब देखो इसका, पवन खेरा तो खांसी भी हो रही नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। कहता मैं भी करना चाहता हूँ। मैं खांसता हूँ तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूँ। तुम तो बोलते हो तब भी ऐसा ही लगता है। अपने को ट्रोल कौन करता है यार, ऐसे कि मैं जब बोलूं तो भी खांसू तो ये भी। तो ये अब जो ये कंप्लीट बैंक्रप्सी हो गई पॉलिटिक्स में, अब इसमें इंटरेस्ट क्या है? बगला बस एक बंगाल है, मुझे लगता है। हाँ नहीं, बंगाल तो है ही, जो भी इलेक्शन है, मुझे लगता है कि मुद्दों की बहुत कमी है इस देश के अंदर। हाँ। जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए वो ये साले उठा नहीं सकते। नहीं उठाते ना, पोल्यूशन को वहां पे हिडिमा अमर रहे कर दिया इन्होंने, दे देम प्रोनाउंस ले आए। वो देखा आपने? पोल्यूशन जैसा मुद्दा ढंग से कौन उठा रहा है मुझे बताओ। ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का मुद्दा कौन ढंग से उठा रहा है मुझे ये बताओ। ये मुद्दे नहीं है क्या इस देश के अंदर? आप उठाओ, आपके पास साले मुद्दों की कमी नहीं है उठाने के लिए। लेकिन अब क्या है ना, देखो बीजेपी ने क्या किया है, जिन मुद्दों को ये लोग उठा सकते थे, फॉर एग्जांपल महंगाई का मुद्दा, उन पे उन्होंने अच्छा काम किया है पिछले 10 साल के अंदर। महंगाई तो कमाल का काम किया है। मतलब 0.25% है इन्फ्लेशन। इलेक्शन जो है, इलेक्शन का इशू 2019 में भी नहीं बना है, 2024 में भी नहीं बना है। ट्रू, ये तो मानना पड़ेगा। मे बी पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में। और 2014 में सबसे बड़ा था। हाँ राइट, वो महंगाई काबिले तारीफ गाने बने इन्होंने इन्फ्लेशन पे। जो सोशल वेलफेयर के इश्यूज हैं उन पे आप नहीं घेर सकते हो। जैसे आप मनरेगा शनरेगा चला करता था, अब डीबीटी होता है, पैसे चोरी नहीं होते, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप गवर्नमेंट को नहीं घेर सकते हो भाई। लेकिन जिन मुद्दों पर घेर सकते हो वो मुद्दे आप उठाओगे नहीं। इसमें ना एक भाजपा, बिहार इलेक्शन था और भाजपा के किसी बड़े अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, उससे बात हुई थी और उनसे पूछा गया कि जो राहुल गांधी वोट चोरी कर रहा है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना बोल जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को केस कर देना चाहिए मानहानि का। तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये तो हमारे ही फेवर में जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा जब तक चलेगा तब तक वो बिहार के मूल मुद्दों को नहीं उठाएंगे। हाँ, ये बढ़िया बात है। और बिहार के मूल मुद्दों को अगर वो नहीं उठाएंगे तो भैया हम जीतेंगे, क्योंकि ये तो मुद्दा ही नहीं है और लोगों में गया भी नहीं वो मुद्दा उस तरीके से। और आपने ये देखा कितना स्मार्टली इन्होंने दिल्ली का इलेक्शन लड़ा था लोकल मुद्दों के ऊपर। लोकल मुद्दों के ऊपर पूरा का पूरा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था उस पूरे चुनाव में। और हरियाणा में भी नहीं था। आप पूरा का पूरा हरियाणा का पूरा इलेक्शन जो लड़ा गया वो इसके खर्ची पर्ची के जो हुड्डा साहब ने तब किया था। अच्छा, ये उसके ऊपर लड़ दिया इसने। ये बहुत बड़ा इशू था। अब जो मैं आपको अपना वो बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम बड़े हो रहे थे उस समय, मतलब ऐसा था कि अकल आ चुकी थी। अब पॉलिटिकल एक्यूमेंट जो है वो बढ़ रहा था 2009-10 के आसपास। हाँ, इस टाइम की आप बात मान लीजिए। हाँ। तो उस टाइम खर्ची पर्ची ये शब्द शायद उस तरीके से नहीं था, पर हमें इतना पता चलता था
कि कोई भी सरकारी नौकरी जो है वो 5 लाख देख के लगती है। नहीं वो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर क्षेत्र से लग रही है, उनको भी पैसे देने पड़ रहे हैं, पर एक क्षेत्र से लग रही है, एक पर्टिकुलर जाति को मिल रही है। इवन मैं बताऊं आपको, महेंद्रगढ़ ऑलमोस्ट नारनौल वगैरह ये बॉर्डर पे है, राजस्थान बॉर्डर पे है। हाँ, समझ गया। तो वहां पे भी अगर कोई फॉर एग्जांपल नलकूप की नौकरी निकल रही है, नलकूप डिपार्टमेंट में, या फिर किसी को हैंड वो चलाना है, मतलब नलकूप चलाना है, ऑपरेट करना है वहां से, उसकी नौकरी भी सरकारी जो है वो रोहतक से लग रही थी। मतलब महेंद्रगढ़ में पूरी बेल्ट है यादवों की, ओके, ठीक है, वहां पे हिसाब से जो जॉब मिलनी चाहिए वो वहीं के लोकल को मिल जानी चाहिए। वहां से रोहतक का जाट जाता था, सोनीपत का जाट जाता था। अच्छा। और वहां पे उनको नौकरी मिलती थी। अब क्या है ना, देखो इसमें अब ये जेन्युइन इशू है, सुना था, बट आप लोग बिल्कुल एनेक्डोटल बता रहे हो जो आप लोगों ने क्या है ना, देखो मैं इस चीज का हूं भाई, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कोई भी हो, तेली, किसी भी कास्ट से हो, आपको मेरिट के हिसाब से मिल जानी चाहिए। सही बात। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ हो रहा था कि आपको कास्ट के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर मिल रही थी, और इससे पूरे हरियाणा के लोग थे परेशान। और उन्होंने उन दिनों को फिर से याद, बीजेपी ने इसको बहुत याद दिलाया। पूरे चुनाव के दौरान खर्ची पर्ची सेम चीज इन्होंने बिहार में करी। और क्या है ना, देखो आप इस चीज को आप देख के देखिए कि इन्होंने इस बीमारी को दूर किया बीजेपी ने। मेरिट के बेस पे जिसकी नौकरी लग रही है उसकी लग रही है, बिना पैसे के, बिना खर्ची पर्ची, वो एक्चुअल में मुद्दा सॉल्व किया था इन्होंने। और उस मुद्दे को इन्होंने इतनी बार उठाया कि लोगों को साला लगने लगा कि भाई फिर से खर्ची। और एक्चुअली में ऊपर से कांग्रेस के कई लीडर्स ने, कई एमएलए कैंडिडेट्स ने जगह जगह पे, एक तो फरीदाबाद का ही था, उसने कहा कि भाई एक बार हमारी नौकरी लग जाने, हमारा वो सरकार बनने दो, अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके घर से एक एक सरकारी नौकरी लगवाएंगे। तो जब आप इस टाइप की बातें करने लग जाते हो ना, तो भाई दूसरे समाज जो बैठे हुए हैं ना, उनके पास याद आ जाते हैं। हाँ, उनको याद आते हैं, भाई हमारे बच्चे मतलब काबिल होते हुए भी उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उनको याद आता है। सब पैटर्न इनका कितना सिमिलर है, सेम चीज इन्होंने बिहार में करी। शहाबुद्दीन अमर रहे, है ना, अब तुम शहाबुद्दीन अमर रहे, कट्टा चलाओगे, क्या होगा? एंड मोदी जी प्लेज इनटू दैट वेरी वेल। अब यहाँ पे एक चीज देखना, इन्होंने गाने बनाए, कुछ बिहार में गाने बने, और गाने थे कि कट्टा चला देंगे, लड़की उठा लेंगे, यादव जी की ये आ जाएगी, भैया जी आ जाएंगे तो यादव जी ऐसे हो जाएंगे, इस तरीके के गाने थे। हम, मेरे को ऑब्वियसली लिरिक्स याद नहीं है, बट गाने ऐसे ही थे। उनका अर्थ यही था कि लड़की उठा लेंगे, कट्टा चला देंगे, ये सब उसका अर्थ था। अब अखिलेश ने कल या परसों ये बात बोली है अपनी रैली में, जहाँ पे भी बैठा हुआ था, कि भैया जैसे गाने तुमने बिहार में बना दिए थे, अच्छा, हमारे लिए नहीं बनने चाहिए। ये स्पेसिफिकली उसने बोला है। तुम तो भोकाल में बना देते हो, भुगतना हमें पड़ता है। तो कांग्रेस को, वैसे आप देखो, कांग्रेस तो एक लायबिलिटी है हर रीजनल पार्टी के लिए, है ना, ये तो बिल्कुल स्पष्ट होता ही चला जा रहा है। बिल्कुल। अब आपको गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है? इंडिया अलायंस इज डेड, वैसे तो खत्म हो गई वो तो यार। ये साले एक दूसरे को आजकल गालियां देने लग गए, क्या बचा है? क्या बचा है? आई थिंक यूपी में क्या होगा, आपको लगता है यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे ये लोग? बहुत कम देंगे। मेरे को नहीं लगता, अलायंस भी हो रहा है। हाँ, मेरे को नहीं लगता अलायंस कर लेंगे। मैं तेरे को बताऊं, अखिलेश ना बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ बंदा है। वो नोएडा तक आने में हिचकिचाता है कि यार नोएडा जो जाता है वो तो हार ही जाता है, वो नोएडा तक नहीं आता। उसका बाप भी ऐसा ही था। तो ये डरा हुआ, सहमा हुआ, इन चीजों में मानने वाला बंदा है जो ऐसे। तो अब इसको ये चीज समझ में आ रही है और दिख भी रही है ये सबको कि राहुल जिसके साथ हाथ मिलाता है वो भस्म हो जाता है। राहुल भस्मासुर है, राहुल गांधी जी भस्म। तो मेरे को बहुत बहुत कम चांस लगते हैं कि अखिलेश यादव इस बार राहुल के साथ जा रहा है, और पिछली 2 बार जाके उसने देख भी लिया है। तो देखो, राहुल को नमस्ते हो सकती है कभी, की नहीं हो सकती है, ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, कभी भाई, तो होगा। ऐसा है, मुझे लगता है कि अगले ये 2029 का जो चुनाव है वो भी राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये लोग लड़ेंगे, लेकिन क्लियर है। उसके बाद मेरे को लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इसका भी इस बार जो गुस्सा है ना लोगों में, द एंड टाइम फॉर राहुल गांधी इज नियर।
ये मुझे बस यार आप ये बताओ मेरे ना को कि- लगता है कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित होगी। एक भाग कुछ जैसे इंदिरा के टाइम पे हुआ था, सिमिलर कांग्रेस दो भागों में विभाजित होगी। एक जो राहुल फैक्शन होगा और दूसरा कोई और फैक्शन बन जाएगा और फिर वो अलग पार्टी की तरह चलेगी, जैसे जनता दल। तो बीजेपी जीतती रहेगी फिर तो। हाँ, और कुछ नहीं होगा। बीजेपी को इस कांग्रेस का समय रिवाइवल हो ही नहीं सकता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं वही कह रहा हूं कि until and unless कांग्रेस हैज some brilliant powerful लीडर जो कि गैल्वेनाइज कर सके लोगों को 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी ने किया है, until and unless they are doing that there is no chance of revival। कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो इतनी इम्पैकेबल हो चुकी है इस समय जमीन पर, धरातल पर, और ऊपर से 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद तो उन्होंने जिस तरीके से भाई ऑपरेट किया है वो मतलब मैच ही नहीं है। जो इनके विरोधी लोग हैं ना, अजीत अंजुम शंजुम जो भी, ये तक तारीफ कर रहे हैं कि भाई बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना, इधर का यूपी का एक कैबिनेट मिनिस्टर था, वो सड़क पर आकर जो बस्तियां हैं उनमें लोगों से जाकर बात कर रहा था। नहीं वो तो है ही, देखो वो तो बात सही है, बट वही है ना, मेरे लिए वही बात हो गई है कि यार ये तो चलो चुनाव जीतते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स नीड टू गेट सॉल्व्ड। जैसे इलीगल इमिग्रेशन नहीं हुआ सॉल्व, पोल्यूशन नहीं हुआ, इलीगल इमिग्रेशन पर जरा करते हैं। बंगाल में जो SIR चल रहा है कई लोग हमने देखा जो भाग भाग के जा रहे हैं, फंसे हुए हैं। कई कॉलोनीज हैं, गुलशन कॉलोनी और एक दो और कॉलोनीज आए जहां सब अवैध वोटर थे, सब कुछ था। अब आप क्या देखते हो, ये दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लडी बैटल। ये जो 2026 का चुनाव है, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चुनावों में से एक है। ये डू और डाई है, मतलब अगर ये भाजपा नहीं जीतती है, बंगाल इज गॉन, मेंटली ऑल्सो इट इज गोइंग। फिर आप इसको कैसे देखते हो? बीजेपी आई थिंक इसको बहुत सीरियसली ले रही है, और ये जो SIR का प्रोसेस है इसको मैं सिर्फ इतना नहीं देखता हूँ। मुझे देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक, ठीक है, मुझे एक्चुअली में ये पर्टिकुलर चीज मास्टर स्ट्रोक ही लग रही है, पॉलिटिकली भी, मतलब बीजेपी के लिए पॉलिटिकली भी, ठीक है। मैं अपने उस पर विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि बीजेपी के लिए पॉलिटिकली इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। दूसरा, अगर कल्चरली भी देखें उस सेंस में भी एक अच्छा कदम है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। SIR का पूरा प्रोसेस क्या है? SIR बेसिकली जो इनवैलिड वोटर्स हैं उनको एक साइड कर रहा है, राइट? यही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो इलीगल वोटर्स हैं इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मर चुके हैं, जिनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, और जिनके वोट कई इधर उधर से फेक वोट डाल दिया जाता है, ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी पॉपुलेशन इसकी बंगाल जैसे क्षेत्रों में वो हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जिन्होंने अपने अवैध कार्ड्स बनवा लिए हैं और जो वोट भी दे रहे हैं। एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो कि 2002 की लिस्ट में नहीं होंगे, या उससे पहले की कोई लिस्ट में मैच कर रहे होंगे तो वो नहीं होंगे। अब देखिए जरा, ममता बनर्जी या फॉर एग्जांपल तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, इनके लिए ये घुसपैठिए क्यों मैटर करते हैं? इनके लिए मैटर करते हैं क्योंकि ये लोग वोट देते हैं, ये लोग वोट बैंक हैं। ये वोट बैंक है, इसीलिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्य सरकारों को, कि भाई राज्य सरकार की सब्सिडी पे ये लोग पल रहे हैं, राशन मिल रहा है, XYZ सारी चीजें मिलती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस दे आर वोट बैंक। SIR की प्रक्रिया के बाद ये अगर साइड हो जाते हैं लोग तो ये वोट बैंक नहीं रहते हैं, और जो सरकार में सत्ता में पक्ष में बैठे हुए लोग हैं ममता जैसे, उनके लिए ये लोग जो है उसके बाद एक तरीके से इररेलेवेंट हो जाते हैं। राइट, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है अब, और ये बाहर जाए इधर उधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो अभी खैर ममता बनर्जी ने तो नहीं कहा ये, बट कहीं से छनी छुनी सी बात है कि जो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना, ये अपना हिंदू नाम रख लें। हिंदू नाम रख के क्या होगा कि भाई बांग्लादेश से, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक होगा उनका, बांग्लादेश से हिंदू भाग के आए हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं आजकल, काफी डिबेट्स में बोल रहे हैं। और CAA के अंदर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसके बाद अपना करते रहो जो करना है। बट इससे भी कुछ होने वाला मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अब बंगाल में तो कितने महीने में इलेक्शन है, राइट? तो अगर कुछ महीनों में ही इलेक्शन हो रहे हैं बंगाल में, तो इतने टाइम में ये CAA वगैरह ये कुछ नहीं होने वाला है भाई। आप लोग को एक बात बताता हूँ, आप लोग को शायद पता ही होगी, तो 4 अगस्त 2005, आज से 20 साल पहले जी, ममता जी पार्लियामेंट में रो रही थी। हाँ, पार्लियामेंट में एक महिला ने पेपर फेंके, कहा क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, यहाँ 2 वोटर लिस्ट हैं,
एक इंडियन है, एक बंगाली है, बांग्लादेशी है, ये कैसे होगा, देश तबाह हो जाएगा। और वही ममता बनर्जी आज ये तो एक ने बहुत बढ़िया इसका वो पूछा था कि इस दौरान हुआ क्या, ममता जी वहां से लेके यहाँ कैसे आ गई, तो उसने कहा वही जो इलीगल का जो वोट बैंक था वो कम्युनिस्ट पार्टी से खिसक करके टीएमसी आ गया। हाँ, तो वो बाप बन गए ममता बनर्जी के। और किस खाड़ लो कुछ तरह की बातें हो रही बंगाल में। वो जो शेख आलम है, कौन है, उसने कह दिया हम 30% मिल जाए 4 पाकिस्तान बना देंगे यहाँ पर। और मुर्शिदाबाद में तो जो हुआ वो तो हम लोगों ने देखा, इनके लोग टीपू सुल्तान मस्जिद का इमाम था, मौलवी था, वटेवर जो भी पोस्ट थी उस साले की, वो जो दंगों की बातें करता था, वो साफ बोलता था कि ममता बनर्जी हमारे इशारों पर चलती है। हाँ खुला। अरे ये महुआ मोइत्रा टाइप लोगों ने, वक्फ का पास हुआ नहीं था अमेंडमेंट, उसने बोल दिया था कि अब यहाँ तो खून हो सकता है भाई, SIR पे बोल दिया खून बहेगा यहाँ पर इधर उसकी चल नहीं रही इतनी। चल नहीं रही। अब आप रैली वैली निकाल सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये तेजस्वी ने भी निकाली थी। और एक बात इस चीज से 100% दिख रही है, वो जो भी एनालिस्ट होगा वो इस चीज से अग्री भी करेगा कि ममता बनर्जी या टीएमसी की एक्चुअली बड़ी बड़ी है भाई। कैसे उसका रीजन है भाई, उसका रीजन है 26 लाख जो SIR में फेक नाम और वो सब कुछ अभी तक आए हैं। 26 लाख अभी तक आए हैं और ये 1 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि 70-80 लाख तो बिहार में ही हो गया था। और पिछली बार क्या फर्क था दोनों में, बीजेपी और टीएमसी? 28 लाख का काफी इंटरेस्टिंग है। 28 लाख वोटों का फर्क था। 26 लाख हम ऑलरेडी खड़े हैं, फिल्टर आउट कर चुके हैं इसमें। तो आप देखो, और ये आप मान के चलिए भाजपा ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि ये 1.25 करोड़ लोग हैं, इनका आपको इनका पीछे का हिसाब किताब आपको चेक करना चाहिए। वो बोला है अभी शुभेंदु अधिकारी ने, आई थिंक ये बात बोली थी 2 दिन पहले ही कि 1.25 करोड़ लोगों को एनालाइज करना है। तो उनमें से अगर आधे भी निकल गए या तो मतलब 1998 का संसद में बयान दिया गया था ये कि 1 करोड़ बांग्लादेशी इस देश के अंदर है। ये शायद कांग्रेस ही ने दिया था, श्री प्रकाश जायसवाल ने दिया था, किसने दिया था? I don't remember the name। ज्योति बसु ने भी इस तरीके 2016 में फिर से बयान दिया गया है भारत की संसद के अंदर के 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं देश के अंदर। इसके अलावा एक हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनके कोई रिटायर्ड चीफ थे, उनका बयान है, मैं उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, तो उनका बयान है कि इस देश में 6 करोड़ बांग्लादेशी हो सकते हैं। 6 करोड़ बांग्लादेशी। अब एग्जैक्ट नंबर क्या है आई डोंट नो, बट अगर आप मिनिमल नंबर भी लोगे 1 करोड़ का, 1 करोड़ में से आप 60% मान के चलिए कि बंगाल में है, 60 लाख के करीब। 60 लाख में से भी है बहुत, राइट, असम में भी बहुत नंबर है, त्रिपुरा में भी थोड़ा बहुत है। तो ये जो है, ये संख्या बहुत, इस पे जो हुआ है, जो जुल्म हुआ है ना टोटल इलीगल इमिग्रेशन पे, और मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं कई बार भाजपा वालों के साथ होता हूँ पैनल पे, उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या हुआ है इस पे। सही बात है। इस पे लोग कहते हैं भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने इधर तो कम काम किया, कायदे से और डिपोटेशन होना चाहिए था। पर इस पे मैं एक और, जब बात कर ही रहे हैं बंगाल की, मैं असम की भी हल्की सी करना चाहूँगा। जो एक एक्ट लेकर आई थी इंदिरा गांधी, IMDT एक्ट। अच्छा, IMDT एक्ट 1983, आप लोग को उसका कुछ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता है उसका? आप बताइए थोड़ा। मैं बताना चाहूँगा, मैं जब इसके बारे में पढ़ा और जो आंकड़े देखे, हिल गया मैं देखकर। तो ये 1983 में एक एक्ट लेकर आती है इंदिरा गांधी, सिर्फ असम के लिए। दिस इज एन असम स्पेसिफिक एक्ट। तो पूरा देश चल रहा है फॉरेनर्स एक्ट 1946 से। तो उसके तहत क्या होता है, जैसे आपको प्रूव करना है आप सिटीजन हो कभी भी, जैसे आपसे कभी भी स्टेट पूछ सकता है आपको अपना सिटीजनशिप या पासपोर्ट या जो भी है वो दिखाना है, ठीक। IMDT एक्ट जो कि केवल असम के लिए आया, वो ये कहता है इलीगल माइग्रेंट डिपोर्टेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। वो ये कहता है कि एक ट्रिब्यूनल सेटअप होगा और मुझे प्रूव करना पड़ेगा आप इलीगल हो। ना केवल ये, मुझे आपके रहने के 3 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, तभी मैं कंप्लेन कर सकता हूं। अगर मेरी कंप्लेन गलत हुई तो मेरे पे पेनल्टी पड़ेगी और मुझे कंप्लेन उस जमाने में 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे देनी होगी। अब इससे हुआ क्या, मैंने जब आंकड़े देखे 1983 से लेके 2001 तक, भाई 71 में तो बहुत आए थे, 70 उसके बाद डिपोर्टेशन हुआ था, 83 to 2001 का जो आंकड़ा है, बांग्लादेश से
जो डिपोर्ट हुए उनकी संख्या थी 5,18,000 साल में। असम से आपको पता है कितने की थी संख्या? 1480। इनका एक सीएम टाइम्स 30 गुने का फर्क। इनका एक सीएम था ना, सिन्हा करके एक सीएम था, CS सिन्हा था, क्या नाम था उनका, असम का? ना मैं बता रहा हूँ उस पे, सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा। जो बाद में बने सीएम, इन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया कोर्ट में, और फाइनली 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ऐसे एक राज्य के खिलाफ, बट द डैमेज वाज डन। 22 इयर्स का डैमेज है, 83 से लेके 2005। अब बीजेपी वालों को ये नहीं पता कि ये जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये हमारे हैं, जो कल को हमारे सीएम बने। इन्होंने इस एक्ट को हराया सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो आज भी ये एक्ट चल रहा होता। तो ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये पता ही नहीं है कई लोगों को कि असम के साथ कितना बुरा हुआ है इस मामले में। हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, कांग्रेस का सीएम था जब ये 71-72 में ये लोग आ रहे थे वहां से, बांग्लादेश से। तो कांग्रेस का सीएम था वहां पे, कोई सिन्हा करके ही था जहां तक मेरे को याद आ रहा है। उसने कहा कि भाई ये लोग तो हमारा वोट बैंक बनाएगा, और उसी के बाद से ये आपका ये सब चीजें उसके बाद इसको सपोर्ट किया इन्होंने, गौरव गोगोई के जो फादर हैं, तरुण गोगोई, जो उस समय सीएम थे। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट तरुण गोगोई स्टैंडिंग फॉर दिस एक्ट एंड सर्बानंद सोनोवाल, दैट इज बीजेपी, स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस एक्ट। इससे ज्यादा क्लियर पोजीशंस नहीं हो सकती दो पॉलिटिकल पार्टीज। एग्जैक्टली। बट मोस्ट ऑफ बीजेपी पीपल डोंट नो दिस कि ये उनकी पोजीशन थी और ये जीते थे 2005 में। खैर वो तो एक बात है। एक बात है अभी भी, अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा है भाई, हार्ड लाइन ले रहे हैं, स्टांस बढ़िया ले रहे हैं। एक फैक्ट है, वहां पर पुलिस भी इनकी, BSF भी इनका, इन्होंने कितने डिपोर्ट कर डाले? बहुत बहुत पुअर है फिगर्स। सही बात है, तरह से है। देखो, ये जो डिपोर्टेशन का पूरा प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता इतना आसान है। मैं इसी पे आना चाह रहा हूँ। मान लीजिए 1-2 करोड़ लोग हैं, मैं तो वैसे तो और करोड़ों हैं, ये 2 करोड़ को आप उधर भेजोगे कैसे? मैं वही डोंट ओपन द लैंड एंड एयर स्पेस, हाउ डू यू मैनेज दिस? आप ये देखिए क्या होता है ना कि ये एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो भारत में एक बहुत बड़ा उपद्रव पैदा कर सकता है। हाँ। आप ये जरा देखिए, जिम्बाब्वे की स्थिति देखिए। जिम्बाब्वे में जो रॉबर्ट मुगाबे था, उसने ये सब करना चालू किया था। जो वहाँ पर श्वेत लोग थे उनको डिपोर्ट करना, उनके राइट्स छीनना, उनसे ज़मीनें छीन ली, उनसे व्हाटएवर जो श्वेत लोगों ने पहले उनके साथ किया था, श्वेत लोगों के साथ, वही अब इसने उनके साथ करना शुरू कर दिया। हाँ। इसका परिणाम क्या हुआ? वहाँ पर $1 बिलियन में साला बिलियन, वहाँ की जो मुद्रा है उसमें आपको इन्फ्लेशन ऐसा हो गया कि वो साला चाय मिलती है वहाँ पर आपको, ऐसा हाल हो गया। पर हम लोग के लिए क्या है सोल्यूशन? से नहीं, देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सिमिलर चीज़ जो है आपकी इधर हुई है, म्यांमार में हुई है, सेम चीज़। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ये पूछ रहे हैं। ये डिपोर्टेशन का गेम जो है इन्होंने खेला है, अमेरिका ने खेला है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। ये सेम गेम जो है चाइना यूगर्स के साथ खेल रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। उसका रीज़न है, ये दोनों देश जो है वो शक्ति संपन्न है in terms of economy, in terms of military might, everything, infrastructure, everything। ये लोग सशक्त है, ये लोग शक्ति संपन्न है। तो जब तक आपका देश शक्ति संपन्न नहीं हो जाएगा, $10 ट्रिलियन आप मान के चलिए, एक बेंचमार्क है, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब तक आपकी नहीं हो जाती, ये सब करना भारत के लिए भारी पड़ सकता है, ये मेरा मानना है। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये तो आई टोटली एग्री। बट मेरा ये कहना है, इस पर मेरी बहुत चर्चा चल रही थी, एक डायलॉग सेशन भी था जिस पे बात चल रही थी। इसका एक ही सोल्यूशन है, बांग्लादेश में हमें एक अपने फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहिए किसी तरह। हाँ बिल्कुल, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। ताकि बिकॉज अगर वो अपनी लैंड नहीं खोलते हैं, अगर वो अपना एयर स्पेस नहीं खोलते हैं फॉर अस कि हम जाएं और इनके लोग वहां छोड़ें, कैसे कर लोगे आप ये? सही बात है। और ये विद शेख हसीना गॉन, हालांकि मोदी जी तो उनके लिए भी सेहत की वो पूछ रहे हैं, खालिदा है कौन है वो, उसके लिए भी पूछ रहे हैं। ठीक है, वो तो उनका अपना ह्यूमैनिटी है, अच्छी बात है। नहीं वो ह्यूमैनिटी से आगे मुझे नहीं लगता। वो ह्यूमैनिटी के ऊपर नहीं करते वो। शबाना आजमी से भी जब पूछते हैं तो वो ह्यूमैनिटी के ऊपर नहीं है, वो पता है कि उसका मैसेजिंग जनता में क्या जाएगा। बट आई एम सेइंग कि टिल यहाँ पर एक फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं आती बांग्लादेश में, तब तक बड़ा मुश्किल है। ये कैसे चीज होगी? ये क्या है ना कि इसमें अब 2 चीज़ें और हो सकती हैं। एक तो मैंने आपको बताया 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन आप बनो भाई, ठीक है, इतनी औकात पैदा करो कि आप दुनिया में कुछ भी करो, साला दुनिया क्वेश्चन ना कर पाए आप पे। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हरियाणा में है तो हरियाणा गवर्नमेंट को जहाँ भी बांग्लादेशी दिखे पेलना शुरू कर देना चाहिए। वो अगले स्टेट में भागे, अगले स्टेट में पिलाई शुरू हो जाए।
अगले स्टेट में भागे, अगले स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है ना कितने स्टेट्स में, तो अच्छा या तो idea उनको है, सालों को इकट्ठा अच्छा कर दो idea एक स्टेट के अंदर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो इन्होंने हरियाणवी बोल दी कि भाई पिलाई शुरू हो, पिलाई से देखो अब क्या है ना, अब मैं जो टॉपिक अगला है वो बिल्कुल पेलम पिलाई पर ही है। वो जो पिक्चर आ रही है धुरंधर, उसमें ना बिल्कुल द कोर मैसेज आई थिंक इज कि भाई अब उसका जो ओपनिंग डायलॉग है ना जो प्रोमो का है, किसी ने कहा था भाई दिखाओ अब क्या है दम, अब समय आ गया दम दिखाने का। कैसा लगा पहले तो आप बताओ प्रोमो वगैरह, एंड हाउ आर यू, दिस इज द मोस्ट ईगरली अवेटेड फिल्म मेरे लिए तो इन अ लॉन्ग टाइम। आप बताओ कैसे सोचते हो? इसका जो फर्स्ट टीजर आया था ना, हाँ वही बात कर वो रहा हूँ। बहुत सुंदर था। हाँ उसका बीजीएम भी मेरे को बहुत तगड़ा कमाल लगा। कमाल एब्सोल्यूट कमाल है वो वाला बीजीएम मेरे को नहीं लगता मैंने मतलब कभी सुना। एनिमल का बीजीएम मेरे को बहुत सुंदर लगता, बट इट वाज बेटर देन एनिमल। राइट। और उसके बाद फिर जो इसका ट्रेलर आया अभी 4 मिनट का जो ट्रेलर आया बहुत था, बड़ा है वो ट्रेलर। हाँ उस ट्रेलर में मेरे को कुछ गूफअप्स भी लगे, कुछ अच्छी चीजें भी लगी। स्टार कास्ट इसने बहुत ही अच्छी रखी है। सारे अच्छी एक्टिंग करने वाले लोग हैं, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, संजय दत्त हो या जो भी हो, एक्टिंग सब बढ़िया करते हैं। और ये कौन है, संजय दत्त का रोल जो है, मतलब मैं बैक स्टोरी पढ़ रहा था अभी। संजय दत्त का जो रोल है वो एक ऐसे आदमी का रोल कर रहा है वहाँ पे जिसने पाकिस्तान में एक पैरेलल पाकिस्तान बना दिया था। मैं नाम बोल रहा हूँ उस टेररिस्ट का, बट वो टेररिस्ट वो था जिसने पाकिस्तान में एक पैरेलल पाकिस्तान बना दिया था और वहाँ पे उसकी हुकूमत चलती थी। और वो जिहाद विहाद करवाता था, सारी चीज़ें करवाता था, तो उसका रोल कर रहा है। ऐसे काफ़ी अच्छे इन्होंने कैरेक्टर्स चुने हैं। जो थीम पकड़ी इन्होंने और जो इधर बातचीत हुई थी अननोन गनमैन और ये सब की जो पूरी बातचीत हुई थी, इतनी जबरदस्त कनेक्शन है इसका करंट टाइम्स के साथ। अननोन गनमैन के ऊपर है या ये मोहित शर्मा के ऊपर है? मोहित शर्मा पे तो मना हो गया। अब कह रहे थे आधिकारिक रूप से मना कर उन्होंने आधिकारिक रूप से तो मना कर दिया है। इस पे उन्होंने बात भी करी थी, जिस वजह से लग रहा था शायद डिले हो जाएगी 1 हफ्ता ये पिक्चर, बट अब वो कर दिया इन्होंने। बट मतलब कुल मिलाकर इट इज़ अबाउट, मैं इसलिए इस पे बात करना चाह रहा हूँ ज़रा, कि ये जो अंडर कवर ऑपरेशंस है और जो एक अल्फा अप्रोच है जो आपने कही ना कि अब आगे बढ़ करके मारो, चाहे बांग्लादेशी हो या जो भी है यहाँ पर, इसके ऊपर बहुत गूफअप्स हुए हैं इंडिया में। हमें याद आता है वो समय जब मुरारजी देसाई ने जियाउल हक से फ़ोन पे बोल दिया था, जो हमारे पूरी रॉ एक तरह से ख़त्म कर दी थी जड़ से उस टाइम पर। दैट वाज आई थिंक 1978 था, क्या था 77 78 ऐसे ही था। वो तो ये समझते थे ना कि रॉ मेरी मतलब इंदिरा गांधी की फोर्स है, इंदिरा गांधी की फोर्स है, वो मेरी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाती है। एंड ऐसे गूफअप्स हुए हम लोग से जब इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी उड़ाने का टाइम था। इजराइल वाज वेरी प्रोएक्टिव इस पे, बट हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आपके हिसाब से अब इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो आपको क्या लगता है, एंड हमारे कितना है ये, मतलब ये कितना एग्जैजरेटेड है, कितनी हमारी ग्रिप है पाकिस्तान के अंदर? बिकॉज अगर है पाकिस्तान के अंदर हमारी ग्रिप आज की डेट में, हमें और तगड़ा डैमेज करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप बताओ। देखो रॉ तो बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो किया ही है, बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। अभी पिछले 8-10 सालों में तो बहुत ज़्यादा इनके ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं। और जो इंडियन एनिमी हर जगह मर रहे हो, ऐसे तो मर नहीं रहे होंगे। मतलब वो मतलब किसी को भी समझ में आएगा ना। और अब तो CIA ने भी बोल दिया ना कि ये तालिबानियों के साथ मिल के इस तरीके की प्लानिंग्स कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो CIA भी बोल रही है अब, या फिर रशियन एजेंसीज भी बोल रही हैं इस तरीके की चीज़ें। तो इसमें अब कोई बहुत ज़्यादा शक है नहीं। और अमित शाह ने इसमें ये कहा था कि जो भी मार रहा है ठीक है, आपका तो काम हो ही रहा है ना, ठीक है, लेट इट बी। नहीं देखो, सिंपल सी बात ये है कि रॉ का कद तो इन्होंने ऑफ कोर्स, मतलब देखो अब ऐसा तो कहा नहीं है इन्होंने कि भाई ये सारी चीज़ें जो है रॉ कर रही है, लेकिन देर आर पीपल, जैसे कि CIA की एक अधिकारी थी, रिटायर्ड आई थिंक, वो महिला अधिकारी है। उसने अभी थोड़े समय पहले किसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो बहुत स्मार्टली तालिबानीज का यूज करते हुए दे आर किलिंग पीपल इन पाकिस्तान।
ये उनका बयान था। अब इसको अगर आप वैसे देखो ना, मतलब जो ये देखिए इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे से रॉ को बनाना शुरू किया था 70s में, RN काउ के 68 से स्टार्ट हुआ, राइट। बिल्कुल। तो जो RN काउ थे, ही वाज अ मास्टरमाइंड। उन्होंने कितने कम रिसोर्सेज में कितना अच्छे ऑपरेशंस वगैरह, ये सिक्किम वगैरह आई थिंक उसी टाइम हुए ना सारे, जितना भी कुछ हुआ है वो उसी टाइम चल रहा था। मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई ये तो हमारे ऊपर इन्होंने यह इमरजेंसी में कुछ किया है, तो उन्होंने पूरे ऑपरेशन ही बंद कर दिए। जो अच्छे ऑफिसर्स थे उनको जेल में डाल दिया। RN काउ ने रिजाइन कर दिया था आई थिंक उसी टाइम। इसके बाद जब ये क्या कहते हैं, राजीव गांधी की सरकार आती है, गुजराल ने तो क्या किया, गुजराल ने ऑपरेशन ही बंद कर दिए। राजीव गांधी ने क्या किया था, राजीव गांधी के समय पे भी जो खालिस्तानी फोर्सेस थी उनके खिलाफ कुछ ऑपरेशंस हो रहे थे कि अगर आप भारत के अंदर कुछ ऑपरेशन करोगे तो हम कराची और लाहौर में करेंगे। इस टाइप की एक पॉलिसी थी रॉ की। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि जैसे ही ये प्रॉपर, जिनको हम सेक्युलर गवर्नमेंट्स कहते हैं 90s की, वो मिली जुली सरकारें बनने लगी, उसके बाद तो गुजराल ने तो ऑपरेशन ही बंद कर दिए। उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने भी कुछ चालू नहीं किया था। उन्होंने कुछ खराब नहीं किया तो चालू भी नहीं किया। कोलिशन की सरकार थी, ज्यादा इसी में फंसे रहते थे। मनमोहन सिंह की हम बात करें, मनमोहन सिंह ने, उनको कहा गया था कि भाई हम 26/11 का बदला ले सकते हैं। मोसाड ने कहा था कि रॉ के साथ मिलके हम ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने बंदे को ही हटा दिया जिसने ये सब कुछ बोला। तो 2014 के बाद से अब देखो, रॉ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, आधिकारिक रूप से तो है नहीं, लेकिन हम तो यही मान के चलेंगे कि भारत के दुश्मन पूरी दुनिया में मर रहे हैं। जब भारत के दुश्मन मर रहे हैं तो कौन कर रहा होगा, यही सोच के चल सकते हैं हम। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पे बहुत अच्छे तरीके, अगर ये भी नहीं पता कर पा रहे लोग कि कौन कर रहा है, तो बहुत इम्पेकेबल तरीके से ये काम किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त। ये तो मोसाड के मैंने कई सारे वो पढ़े थे, मतलब ये जो आपका मोसाड और ये इसका इजराइल और ईरान का जो फड्डा चलता रहता था आपका न्यूक्लियर प्लांट के, उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको किस किस तरीके से मारते थे ये मोसाड वाले। वो बहुत मज़ेदार चीज़ है उसको, मतलब ऑब्वियसली आदमी मर रहा है तो मज़ेदार तो नहीं है, बट वो पूरा केस जो है वो अपने आप में ऐसा लगता है तो अभी देख लो ना, वो साले पेजर फट रहे हैं, जो पेजर वाला कांड था यार, वो तो मतलब क्या सोच, 3 साल पहले कंपनी खरीदी पहले वो, राइट है ना, मतलब किस लेवल की सोच है वो। बट आई थिंक अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बट एक बात तो है, हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, वो तो कमाल की ऊपर उठी है यार। नक्सलाइट्स देखो ना, आपने नहीं आपने नक्सल्स खत्म कर दिए, वो तो है ही कमाल की चीज हुई है वो। 182 डिस्ट्रिक्ट्स मार दी। इसका इम्पैक्ट शायद अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2010 में भारत का गृह सचिव बोल रहा था कि 2050 तक नक्सली जो है वो रक्तपात करते हुए भारत पर कब्जा करने वाले हैं। हाँ, वो क्या बोलते थे, पशुपति से तिरुपति तक, राइट, ये रेड कॉरिडोर पशुपति से तिरुपति तक। अच्छा, इसमें ये तो नक्सलाइट्स का तो आपने किया ही किया, इंटेलिजेंस के बेसिस पे किया, ठीक है। इसके अलावा पिछले इतने सालों में 2014 से लेके अब तक कितने मेन लैंड में कितने अटैक्स हुए हैं और मैक्सिमम कितने पकड़े गए हैं। जितने पकड़े गए हैं वो तो हम काउंट में ही नहीं लाते। अदरवाइज कोशिशें तो इतनी ज़्यादा हुई हैं, आप एक एक को गैदर करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, आपको पता है ये जो पूरा नक्सलवाद ख़त्म किया, इसमें जो स्ट्रैटेजीज यूज़ हुई हैं बड़ी कमाल की है। मैं मतलब आप लोग से साझा करना चाह रहा था, दर्शकों से भी। तो एक तो है भाई ब्रूट फोर्स कि भाई टॉप के लोगों को एलिमिनेट करो। इन्होंने एक प्रोग्राम इसमें शामिल किया, वो प्रोग्राम है इनके रिहैबिलिटेशन का। उसमें कहा कि भाई अगर आप सरेंडर करते हो, आपको 1.5 लाख की एफडी मिलेगी तुरंत आपके नाम पे, 3 साल बाद मैच्योर होगी अगर आपका बिहेवियर ठीक है। साथ में एक प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस में आपको स्किल ट्रेनिंग मिलेगी फ्री, जिसमें स्टाइपेंड मिलेगा 2500 रुपए। ओके, ये बहुत कम लोगों को पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। राइट, नहीं मुझे भी नहीं पता। और साथ में क्या किया, एक रेट कार्ड निकाला कि आपके पास जो वेपन है, ठीक, कि अगर AK-47 है तो शायद 10,000 या 25,000 पर AK-47, अगर बारूद है तो किलो पे आप करो, वे उस पे ले लो, अगर गन है छोटी उस पे अलग, ऐसे करके इन्होंने कहा वेपन्स भी सरेंडर करो। हुआ क्या कि जैसे मान लो एक ग्रुप है 5-6 का, उसमें से 2 को लालच आ गई कि भाई 1.5 लाख की एफडी पकड़ो, मेन स्ट्रीम में पहुंचो,
और साथ में वेपन भी सरेंडर कर दो। इन्होंने आपस में बहुत तगड़ा युद्ध छेड़ दिया इसमें। राइट। ये एक इतनी कमाल की चीज लगी मुझे कि यार ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैलों की तरह मारते ही चले जा रहे हो, मार भी रहे हो, साथ में उनकी मेन स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो। ये इतनी पढ़ाई नहीं जाती है और ये पता नहीं है लोगों को। ये इतनी शानदार चीज है, ये होनी चाहिए एक्चुअली में एक केस स्टडी, किस तरह से नक्सलिज्म को कंटेन किया भारत में। सही बात है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अमित शाह अ वेरी स्पेशल होम मिनिस्टर। मतलब कश्मीर जहां पत्थरबाजी ये कम कर दी, ये वाली चीज, एंड अब जो ये चल रही है पूरी इंटरनेशनल की, और साथ में इधर आपने जो बात कही तालिबान वाली, आपको याद है वो समय जब अमेरिकन ट्रूप्स भाग रहे थे और तालिबान का रूल आ रहा था, तो ये इमरान खान और ये सब बड़ा कह रहे थे, खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, और शाहिद अफरीदी बहुत खुश हाँ, कि अरे भारत ने जो यहाँ अपनी सरकार बना रखी थी वो सब बेकार हो गया। एंड एट दैट टाइम क्या गेम चेंजिंग मूव हुआ कि हमारा उनसे पार्टनरशिप हो गया और तालिबान आज ठोक रहा है पाकिस्तान की। इसका श्रेय नहीं मिलता, बट एस जयशंकर डिड अ फैंटास्टिक जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नो डाउट। ये दो इंस्टेंसेस मुझे हमेशा लगता है, होम मिनिस्ट्री के, एक फॉरेन मिनिस्ट्री के, जो रियली में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब आज बिल्कुल ही अलग नक्शा होता ऑल टुगेदर अगर ये चीज ना होती। हम लोग उस टाइम पे वीडियोस बना रहे थे कि अब अफगानिस्तान आ गया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक ब्रूट फोर्स बन के इंडिया के अगेंस्ट। मुझे खुद यही लग रहा था तालिबान जब आ रहा था कि यार ये तो उम्मा के नाम पे, इस्लाम के नाम पे तो तबाही ना मचा दे बिल्कुल। बट ये हुआ क्या तालिबान को भी ये क्या गुट्टी पिलाई गई। डूरंड लाइन। इट्स नॉट ओनली अबाउट डूरंड लाइन और गुट्टी। क्या है ना कि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र का उपयोग अफगानिस्तान के खिलाफ करने दिया है अमेरिका को। वही हुआ है ये मेन चीज, तो ये वहीं से स्टार्ट हुई जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनी। राइट। तो आप अपने देश का उपयोग किसी दूसरे देश के खिलाफ करने दे रहे हो, किसी तीसरे देश को, तो भाई वो दूसरा देश तो जब एक तरीके से स्वाधीन हुआ है तो उसके बाद तो वो भाई आपको छोड़ेगा थोड़ी फिर वो। थैंक गॉड ये हो गया। तो क्या होता ये हम तालिबान के आने के लिए थैंक गॉड कर। हाँ नहीं मतलब एक्चुअली, और फिर जब ये रिपोर्टर्स कहते हैं कितने मूर्ख हैं, और ये जावेद अख्तर जैसे लोग जो हैं कि अरे ये तो एक बहुत बुरा दिन है कि तालिबान वाले आए और फीमेल्स को अलाउ नहीं किया। अरे भाई तालिबान को फेमिनिस्ट मानते हैं हम तो, और बोलो तुम यार। अबे सालो उनके देश में वो क्या कर रहे हैं हमें धूल फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स ऐसे चलती है भाई। और साला अमेरिका ने दुनिया के नक्शे बदल दिए। अरब स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, फलां स्प्रिंग, रूस के आसपास के जितने देशों के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ उसने सरकारें बनाई बिछाई हैं रूस के अगेंस्ट। पूरी दुनिया के नक्शे उसने बदल रखे हैं। कभी साला वियतनाम में जाके लड़ जाता, कभी कहीं। ये जियोपॉलिटिक्स ही तो है। इनको सालों को धूल समझ नहीं है जियोपॉलिटिक्स। ये बताओ सद्दाम हुसैन को क्यों मारा? अरे और देखो क्या लॉजिक था मारने का। वी आर नॉट वाला चल रहा था और उसके बाद सद्दाम हुसैन के मरने के बाद पूरा अरब खत्म कर दिया आपने। यार वी आर नॉट क्लेमिंग कि हम जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, पर इतना पता है कि भाई जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। अरे बिल्कुल चलनी भी चाहिए भाई। आपको दूसरे देश का प्रयोग करना आना चाहिए। अपने शत्रु आपका शत्रु देश। अब ये आई थिंक चाणक्य ने कहा था ना कि आपका शत्रु जो है, आपका पड़ोसी जो है वो आपका शत्रु होगा, पर आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र होगा। वही हो गया। अब आप ये देखो, अभी कल रूस ने कहा कि पूरे यूरोप को लड़ना है। पुतिन ने कल ही की स्टेटमेंट है, पूरे यूरोप को लड़ना है ना हमसे, आ जाओ पूरी फोर्स बनाओ, हम तैयार हैं, लड़ेंगे। रशिया अकेला पूरे यूरोप को पेलेगा। कल पुतिन ने बोला है। और कल ही की ट्रम्प की स्टेटमेंट है कि हम यूक्रेन को अब फंडिंग देना बंद कर चुके हैं, अब हम और फंड नहीं करेंगे। यूक्रेन ने लड़ना है, अपने बेसिस पे लड़े, और जो उसका साथ देना चाहता दे, हमें कुछ नहीं लेना देना। अब मतलब साले पहले तो तुमने उसकी मार ली। ट्रम्प ने तो यार क्या किया है। मतलब ट्रम्प तो एक ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब उसने अभी 19 देशों की लिस्ट निकाली है ट्रम्प ने कि यहाँ के लोग अब नहीं आएंगे यहाँ, सोमालिया और वो ऐसे डिस्गस्टिंग वे में बात करी है। तो उसने पूछा, वो जो है अपना यूके वाला जो हीरो है यार, क्या नाम है उसका, टॉमी रॉबिन्सन ने कहा व्हाई इज पाकिस्तान नॉट इन द लिस्ट। मतलब जहां से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया वो तुमने हटा दिया। क्या बिका है यार अमेरिका भी, लिटरली ट्रम्प जो बिका है इस समय। 19 देश लिख रहे हो तुम और पाकिस्तान नहीं मेंशन कर रहे हो उसके अंदर। तो पर एक बात बताओ, हम लोग धुरंधर से स्टार्ट हुए थे, इसके बाद हम लोग जरा क्रिकेट की भी बात करेंगे। जरा क्रिकेट भी बड़ी दिलचस्प रही है, पर जरा धुरंधर पे मुझे ये बताओ आप, थोड़ा सा इस पे आपसे कमेंट चाहिए। जो चेंजिंग फेस ऑफ बॉलीवुड हुआ पूरा,
और इस पे एक कंट्रोवर्सी भी है अभी रणवीर सिंह की, जो रणवीर सिंह ने कांतारा का मिमिक किया ऋषभ शेट्टी के सामने। ऋषभ शेट्टी उसको मना कर रहा था मत कर कि मत कर, उसके समझ ही नहीं आ रहा है, उसके समझ ही नहीं आ रहा है, वो अपना ही निकला पड़ा है। तो दोनों चीजों को जरा आप एक बताओ, एक तो चेंजिंग फेस ऑफ बॉलीवुड एंड दिस रणवीर सिंह कंट्रोवर्सी। यार देखो क्या होता है कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द जो होता है ना, उनकी एक वैल्यू होती है। आपको कुछ भी ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं बोल देना चाहिए। जाहिल है ये, जाहिल मतलब उसको इतनी सेंस नहीं है कि भाई ये चीज इनसेंसिटिव है। फीमेल गोस्ट कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें ना? मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात तभी रेलेवेंट होएगी जब वो बात पता होगी। आज से जब कांतारा रिलीज हुई थी तो उसके बाद ऋषभ शेट्टी ने हर एक न्यूज़पेपर में छपा था, हर एक टीवी में इस चीज को दिखाया गया था कि ऋषभ शेट्टी ने ओपन अपील की है हर एक आदमी से जो भी कांतारा देख रहे हैं कि प्लीज आप फीमेल डीटी या कोई भी डीटी है उसकी एक्टिंग ना करें। ये ऋषभ शेट्टी ने कई बार अपील की थी। अब कई बार अपील करने के बाद, न्यूज़पेपर में छपने के बाद, फिर आप ये कर रहे हो मंच पे एक सेलिब्रिटी होके, बॉलीवुड का सेलिब्रिटी होके, इन अ मॉकिंग वे, और फिर आप ये कह रहे हो जो गॉडेस है वो फीमेल घोस्ट है। उसने घोस्ट बोला। अब बात कर, क्योंकि ये बात बहुत एक्चुअली बढ़िया, अब इसकी इंटेंसिटी और बड़ी हो जाएगी। एक ने क्या कहा है, एक आई थिंक राजदीप ने कहा है, किसने कहा है, इनकी बात को देखो घुमाते कैसे इन लोग नैरेटिव को, कि इमिटेट ही तो किया है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। हम तो बहुत फ्लैटर्ड फील करें अगर हमारी कोई इमिटेशन करे। देखो कैसे घुमाते हैं बात को। अब आप बोलो। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि हमारे जो शब्द होते हैं उनकी वैल्यू होती है, तो भाई कम बोलो पर अच्छा बोलो यार, सिंपल सी बात है। लोग ज़्यादा बोलने के चक्कर में कुछ भी करते हैं। अब इसमें या तो दिमाग नहीं है, अब उन शब्दों का प्रयोग मैं करूंगा नहीं आपके पॉडकास्ट पे, निकल तो मेरे मुंह से बहुत कुछ रहा है इस समय, पर नहीं, मैं रोक रहा हूँ। रोकिए मत अपनी भावनाओं को, बोल सकते हैं आप। अब क्या है ना कि वो एक बीप नाम का औजार आ चुका है। हाँ, क्या है कि माँ बहनें देख लेती हैं, फिर कहती हैं कि अरे इसको तो हम बहुत शरीफ समझते हैं। हाँ, ऐसा बोल देती हैं फिर वो, क्या अरे अन्नू तुझे तो मैं बहुत शरीफ समझती हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, तो मैं अपनी वो शरीफ इमेज थोड़ी सी बना के रखता हूँ। एक चीज चल रही है इस समय इन दोनों के बारे में, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में। ये मैं वीडियो आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। Let me show you. It's amazing how silence can feel like someone is speaking back. उधर वो हाउ टू प्रमोट मॉस्क्स कर रहे हैं। जब इन्होंने ऐड किया तो पूरा कल्चर का ध्यान था, और ये यहाँ पर हिंदू गॉड्स को मॉक कर रहे हैं। तो ये एक बात है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। कॉन्ट्रास्ट हम देख रहे हैं, वहाँ पूरी कल्चरल सेंसिटिविटी। राइट। तो व्हाट डज दिस शो? इन लोगों को पता है कि कौन सी चीज को फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। इन लोगों को पता है कि कहाँ से एक्शन नहीं होने वाला है। इन लोगों को पता है कि कौन लोग क्या बोलते हैं, वो कौन सा वर्ड होता है, इंटॉलरेंट। पर जावेद अख्तर इस बात से बड़े नाराज है कि यार हिंदू पहले टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, अब नहीं लेते। आप बड़ा बुरा बात जाते हैं, तो मुसलमान जैसे होते जा रहे हैं। ये तो मुसलमान जैसे होते जा रहे हैं। इनके दादा जान उन्होंने भारत के खिलाफ जिहाद का वो निकाला था पर्चा। हाँ, फतवा। वो तो जावेद अख्तर ये बात बोल रहे हैं ना, तो मेरे को हंसी आती है। और हंसी क्यों आती है? एक राइटर हुआ करती थी, आपको राइटर का नाम याद होगा, वो चुगतई करके, एक इशरत चुगतई करके एक राइटर थी। नहीं, ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ। तो इशरत चुगतई एक राइटर हुआ करती थी। उसने लिहाफ विहाफ जैसे बड़े अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे थे। ठीक है। वैसे वो इशरत चुगतई जो थी, वो ये भी उसने अपने बायोग्राफी में ये भी लिखा हुआ है कि मैं अपने जन्माष्टमी वाले दिन अपने दोस्तों को मिठाई की जगह मांस खिला दिया करती थी। और ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके की थी। लेकिन उसने जो अपनी लास्ट विश रखी थी ना, वो रखी थी कि ऑल्दो आई एम अ मुस्लिम बट मेरे को ना जलाया जाए। उसने इशरत चुगतई की लास्ट विश थी है। और शबाना आज़मी इशरत चुगतई को अपनी माँ मानती थी। ठीक है। अब उसको जलाया जाना था क्योंकि उसकी विश थी। शबाना आज़मी, जावेद अख्तर, दोनों ने उसके लास्ट राइट को डिसओन कर दिया। गए ही नहीं, एक आंसू नहीं टपकाया, गए ही नहीं। माँ मानते थे तुम तो उसके पास गए ही नहीं। क्यों नहीं गए भाई, बता दो। क्योंकि एक मुसलमान जल रही थी। और वैसे तुम कहते हो हम तो एथीस्ट हैं। एथीस्ट है, कहता तो यही है भाई।
ये नहीं, आज के डेट में वो जो बकैती पेलता है ना, वो इस्लाम के विरुद्ध भी पेलता है। हाँ, ठीक है, वो करता तो है उस चीज को, मैंने कई वीडियोस में थोड़ा बोल रहा है। हाँ, कई वीडियोस ऐसे देखे हैं यार। ये कौन सा सैटनिक वर्सेस वाला, इसको कितना इसने सपोर्ट कर दिया, इसके विरुद्ध इतना बोला है ना जावेद अख्तर। हाँ, इतना विरुद्ध बोला है जावेद अख्तर उस टाइम पे कि ऐसा कैसे लिख दिया तुमने, ऐसे कैसे कर दिया तुमने। MF हुसैन पे उसने कहा था कि अरे ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो जावेद अख्तर, जिसको ये लगता है कि भैया वो नहीं है, भैया एथिस्ट तो नहीं है, वो इन अ डिफरेंट वे इस्लाम को ही संजो रहा है, इस्लाम को ही। पर एक बात सोचो जरा आप, मैं पिछले 10 साल की फिल्मों में जरा फिल्मों पे बात करना चाहता हूँ जरा। जब ये ओ माय गॉड आई और पीके आई और दोनों हिट हो गई, सिंघम भी याद करो, सेकंड सिंघम, हाँ सेकंड, जिसमें गॉड मैन और ऐसे दिखाया है, यानी ये 16-17 तक भी हम लोग इनको हिट बना रहे थे। बिल्कुल। ये अभी आया है चेंज, है ना, पिछले 4-5 सालों में। इसमें भैया मैं एक बहुत बड़ा, ये कौन है, अभिषेक नेवर, अच्छा, जेम्स ऑफ बॉलीवुड, इसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूं। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने जो आंखें खोली है ना, वो तो भाई देखो क्या है ना, अब क्या है ना, आपको 1 क्लिप का, 2 क्लिप का, 5 क्लिप का एग्जांपल दिया जाए, आप उसको इग्नोर कर दोगे। छोड़िया, क्या 5,000 का दे दिया जाए, वो 50,000 का दे दिया जाए, तो वो आपके ट्विटर हैंडल पे साला 500 क्लिप पड़ी है अब, और उसमें कई चीजें जो है ना वो थोड़ा सा ओवर द टॉप भी जा रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारी ही रेलेवेंट है। कौन सी क्लिप ने आपको बिल्कुल हिला दिया था? मुझे ये एक क्लिप आप दोनों से पूछनी है कि भाई ये तो मैंने सोचा, ओ भाई ये क्या है, मेरे लिए तो 2 है, मेरे लिए 2 है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 3 हो गई मेरे लिए। रॉकस्टार, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, रॉकस्टार। और उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग जो है, वो जो बंदा था जनार्दन जाखड़, वो इधर दरगाह में जाके एक बड़ा वो बन गया। एक्चुअली वो सच नहीं है, वो सच एक्चुअली में है नहीं। वो साला क्या है, वो माता के जागरण करते करते ही उसके ऊपर नजर पड़ती है लोगों की, और वो फिर वो बड़ा बनता है। लेकिन उसी फिल्म में ना एक बहुत ही मतलब आपको नुआंसेस में जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा। साडा हक, हाँ, साडा हक नाम का एक गाना है फिल्म में, साडा हक एथे रख। इस गाने को आप देखना यूट्यूब पे, शायद आज भी ये पूरा पड़ा होगा। इस गाने के अंदर कश्मीरी आते हैं। नहीं, इस गाने में जो शुरुआत वाले हैं, इस गाने में शुरुआत से दिखा रहे हैं कि तिब्बत वाले फ्रीडम 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 चिल्ला रहे हैं। पूरे गाने में यही चल रहा है कि साडा हक एथे रख, तिब्बत वाले कह रहे हैं फ्रीडम दो। जिसको कि ब्लर कर दिया गया था बाद में फिल्म के अंदर, फ्री तिब्बत ब्लर कर दिया गया था, साडा हक एथे रख, तो तिब्बत वो चिल्ला रहे हैं। लेकिन इस गाने के एंड में 2 और लोग अपना हक मांग रहे हैं, कश्मीरी। एक में कश्मीरी आते हैं और एक में खालिस्तानी आते हैं, सरदार आते हैं। अब आप उसको खालिस्तानी मानो या क्या मानो, वो सरदार दिखाए गए हैं कि सरदार अपना हक मांग रहे हैं। जबकि मुझे तो नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी मांग है पंजाब के अंदर। भाई बिल्कुल नहीं है, फ्रिंज, नॉट इवन अ फ्रिंज। अब आप वो कोई फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो वो मांगते हैं। आपने साला सरदारों को दिखाते हुए ऐसे दिखा रहे हो कि खालिस्तान मांग रहे सरदार। फ्री तिब्बत करते हुए आपने कश्मीर को भी तिब्बत के साथ पैरेलल में खड़ा कर दिया, और आपने सरदारों को भी उसके पैरेलल में खड़ा कर दिया। तो अब ये ना आप इसको बस मिस कीजिए, मतलब कोई बहुत उस देखने वाली चीजें देखेंगे। हाँ, देखिए इस चीज को। और आपको कौन सी लगी जिसमें हिंदू को कब दिखाया हो, बहुत सटल वे में या ओवर द टॉप? मेरे लिए तो 1-2 है बहुत। पहले आप बताओ तो मैं बताता हूँ। एक वो थी, प्राण था उस मूवी में, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ, और उस मूवी में प्राण जाता है और पहले तो वो पंडित जी से मिलता है, पंडित जी उसको मना कर देते कि तेरे को टच करूंगा मैं। फिर वो रहीम चाचा के पास जाता है, रहीम चाचा अरे आओ ना, क्या जात बात क्या होती है। गंगा की सौगंध, शायद, हाँ, गंगा की सौगंध एक अल्टीमेट फिल्म है भाई, एक बार देखिए उस फिल्म को। वेरी सैटारिकल वे। हाँ, सैटारिकल वे। नहीं, इन्होंने सलीम जावेद ने, जो आप सलीम जावेद की बात कर रहे हो, 70s पूरे में और 80s तक एक भी फिल्म में मुस्लिम को नेगेटिव नहीं दिखाया। अगर दिखाया भी तो प्राण जैसा दिखाया, प्राण जैसा, यारी है ईमान में छोड़ दी। अब यारी यार के लिए छोड़ दिए सारे गलत। जबकि द रियलिटी इज के पठान जो है ना, पठानों ने उसका सैयद अहमद बरेलवी जैसे बंदे का साथ नहीं दिया था, जो भारत से गया था इनके साथ लड़ने के, हम भारत पे कब्जा करेंगे दोबारा से। उनकी फौज बनाई थी पठानों की,
और वो साला बालाकोट में मरवा दिया था। फिर ये एक मतलब हिंदू तो छोड़ दीजिए, उसने मुसलमानों का साथ नहीं दिया जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा रेडिकल होता जा रहा था। तो ये बेकार की बात है यार, ये एक बार कर लिया और हम छोड़ते नहीं है उसे, और ये पठान है, रहीम चाचा, कुछ होता है, कुछ होता है तो मैं भूलता ही नहीं हूँ भाई। क्या है वो यार, वो हिंदू लड़की अंजलि नाम है उसका, और अंजलि है, वो अचानक से नमाज पढ़ने लग गई भाई। अच्छा, बाप भी मुसलमान नहीं था, माँ भी खन्ना और अचानक से उसने नमाज पढ़ी और उसकी कबूल हो गई भाई, और इतने शादी रुक गई उसकी काजोल की। उसमें बीच में वो ये भी कहते हैं कि क्या तुम पूजा वूजा करते रहते हो, क्या ओल्ड फैशन, उसने अचानक से किया और पूरी। अच्छा, एक घरों के अंदर वो प्रीति जिंटा वाली शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, कल हो ना हो में प्रीटी वुमन जब गाना आता है उससे पहले वो 3 पूजा पाठ कर रही है, पूजा पाठ करती है ओम जगदीश, और ये शाहरुख खान उसको अबे क्या लगा रखा है, क्या गंद मचा रखा है तुमने ये, और फिर एकदम से मैंने तुझे अभी देखा है, और ये सब कुछ आना शुरू हो जाता है। एक क्लिप ऐसी थी जो कि अभी तक जेम्स ऑफ बॉलीवुड के हैंडल पे नहीं है, वो मैंने उनको भेजी थी पर पता नहीं उन्होंने डाली थी नहीं डाली थी, मुझे नहीं पता। एक फिल्म आती है, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म है। आपने कभी किसी घर में पूरे भारत के अंदर किसी कुत्ते का नाम कृष्णा सुना है? कुत्ते का नाम कृष्णा। अच्छा, भारत के अंदर फिल्म बनी है सुपर डुपर हिट, जिस फिल्म का नाम है इंडियन, हिंदुस्तानी अच्छा, वो कमल हसन वाली फिल्म, हिंदुस्तानी फिल्म है, सुपर डुपर हिट फिल्म है, राइट। उस फिल्म के अंदर वो मनीषा कोइराला का कुत्ता, उसका नाम कृष्णा। और जो ओजी सीन है वो तो वही है ना, बिल्ला नंबर 786, मंदिर में जाएंगे नहीं, मंदिर में जाएंगे नहीं पर बिल्ला नंबर 786 नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये अल्लाह का है नंबर, भगवान में विश्वास नहीं, बड़ा अल्लाह में नंबर है बेटा। एक इन्होंने सलीम जावेद ने ना एक मुस्लिम कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाया था कभी, और फिर उसका जो अंत हुआ ना, जब वो मुस्लिम कैरेक्टर मरा, इस अंत का डायलॉग है उसका कि इस जन्म में तो मुझसे बहुत पाप करवा दिए तुम लोगों ने, पर अल्लाह या अल्लाह मैं इस बार चाहता हूँ, अगली बार चाहता हूँ कि कंफ्यूज हो गए ये लोग, मतलब है अगला जन्म कहाँ से आ जाएगा, पहली बात जन्नत, हूर, इन सब में कंफ्यूज हो गए। मैं चाहता हूँ कि अब आग इस तरीके की वो ना हो। और ये एक वो भी तो था ना एक पिक्चर जिसमें राखी बोलती है कि मुगल तो कमाल के थे, कश्मीर का जवाब ही नहीं। हाँ, कश्मीर तो हिल स्टेशन इन्होंने ही ढूंढा है, उनका खाना देख लीजिए, उनका पेंटिंग देख लीजिए, उनका क्या देख लीजिए। अच्छा, पर अभी क्या बताओ, इसमें एक सवाल आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा आप लोग से भी इस पे बात करूंगा। अब हम लोग को मान लो अमिताभ बच्चन एज एन एक्टर पसंद रहा, ठीक भाई, कलाकार अच्छा है, अब उसकी ये जब हरकतें सामने आई तो खून खोल गया कि भाई हमारी संस्कृति के साथ तो इसने बहुत ही झूठ बोला है, बहुत ही गंद मचाया है, कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। अब आपके इमोशंस कैसे होते हैं टुवर्ड्स हिम? Now, यार देखो, do you still enjoy him or no? बहुत सिंपल है मेरा इस चीज में फंडा, मैं किसी बॉलीवुड एक्टर का फैन नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। मुझे लगता है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड है वो बहुत सिंपल है इस चीज में कि आप कला के फैन होते हो। बॉलीवुड के अंदर कलाकार जो है वो बहुत कम है, जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, जो अच्छा डायरेक्शन करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं अनुराग कश्यप की, कई पॉडकास्ट में हम ये बात कर चुके हैं कि भाई साला बंदा इतना बड़ा हरामखोर है, लेकिन डायरेक्टर बहुत बढ़िया है। तो आपको अब वो कैसा लगता है फिर फाइनली? मैं भाई देखो, सिंपल बात है, उसकी कोई भी बात मानने को मैं तैयार नहीं हूं, पर उसकी फिल्म में देख लेता हूं और उस फिल्म को देखते देखते कहता हूं साला क्या खूबसूरती से इसने प्रोपेगेंडा डाला है। तो मैं इस तरीके से नहीं जाऊंगा कि भाई उसने कुछ आर्टिस्टिकली बहुत कुछ अच्छा बनाया है, मैं उसको क्रिटिसाइज आर्ट के रूप में नहीं करूंगा, टेक्निकलिटीज के रूप में नहीं करूंगा। हाँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल मुक्काबाज फिल्म है उसकी, उसने पूरी फिल्म के अंदर इतना भयंकर एंटी ब्राह्मण प्रोपेगेंडा डाला है उसमें, बट बनाया बढ़िया है, बनाया ब्रिलियंट है। मैं बड़ा फंस जाता हूँ अब कि अगर मैं प्रोपेगेंडा पे फोकस करने लग गया तो मैं फिर एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। मैं देखो, आप क्या करते हो ऐसे में? मेरा इसमें ना बहुत सिंपल सा टेक रहता है, मैं कुछ भी देख लेता हूँ। मतलब मेरे को मूवीज बहुत बढ़िया लगती है, मैं देखना बहुत पसंद है और मैं अच्छा काम देखता हूँ। अभी कल परसों मैंने बाइसन एक मूवी आई है, वो मैंने भी देखी, बाइसन जो अच्छा मैंने कबड्डी पे है वो फिल्म। हाँ, अब उसमें भी कहीं ना कहीं लोअर कास्ट और अपर कास्ट ही है और तमिलनाडु से वो फिल्म आती है, ठीक है, वो फिल्म अच्छी है।
पर आपका ब्रेन इतना डेवलप होना चाहिए कि आप प्रोपेगेंडा को अलग रख सको और आप आर्ट को अलग कर सको। अब दिक्कत यही है कि वो होता नहीं है। पर अगर आपका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है तो मत देखो। मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भैया किसी का ब्रेन अगर इतना डेवलप नहीं है कि वो प्रोपेगेंडा को समझ ही ना पाए तो मत देखे। लेकिन हाउ मच हैव यू चेंज्ड, मतलब एज अ सिनेमा लवर फ्रॉम 2014 टू 24 ऐसा हुआ कि आपको, जैसे एक एग्जांपल कि यार आपको शाहरुख खान बहुत पसंद था, बट अब नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट अब जब से ये पता लग गया अब यार वो बात नहीं रही उससे। देखो इम्पैक्ट पड़ेगा, हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। इम्पैक्ट नसीरुद्दीन इसका वो बहुत पसंद हुआ करता था किसी जमाने में। नसीरुद्दीन शाह पे हुआ। नसीरुद्दीन शाह, इवन एक समय पे मुझे ऋतिक रोशन भी पसंद था, बट आज की डेट में आई फील कि वो टट्टी एक्टिंग करता है यार, बिल्कुल। हाँ, सीरियसली नहीं, मेरे को मुंह हिला हिला के क्या क्या करता है भाई, क्या कर रहा है। नहीं तो ये बिकॉज ऑफ हिज एंटी सनातन स्टांस या वो तो शायद उसके ज्यादा है नहीं, उसकी वजह से किसका परसेप्शन इफेक्ट हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी, धर्मेंद्र। मुझे धर्मेंद्र बहुत लवेबल लगे हमेशा, ठीक। मुझे बड़ा दुख हुआ जिस तरह से मीडिया ने कवर किया, वैसे तो दैट इज अ हॉरिबल थिंग जो मीडिया ने किया, डिस्गस्टिंग था वो। अब क्या हुआ, कई लोगों ने धर्मेंद्र जी की पुरानी क्लिपिंग्स उठानी स्टार्ट कर दी कि यार ये तो पाकिस्तान मेरी मौसी जैसा है, भारत मेरी माँ जैसा है। अब बहुत अगर वो मैं सुनने लग जाऊँ ना तो तकलीफ होने लग जाती है, बट आई डोंट वांट टू लिसन इतना। मतलब मुझे लगता है यार, मुझे एक अच्छा लवेबल कैरेक्टर लगा, अच्छी फिल्में करता था, एक बिग स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसे में, हाउ टू रिमेंबर समवन बिकॉज मे बी दे वर नॉट एजुकेटेड। देखिए उसके बारे में इसमें मेरा जो अमिताभ बच्चन के ऊपर स्टांस है ना, मेरा और जो ऐसे मतलब उस टाइम पे इतनी एजुकेशन नहीं थी लोगों में। मैं वही कहता हूँ कि कट सम स्लैक फॉर सच पीपल। भाई इतना नहीं पता। अगर पुरानी बात करूं तो हमारी फैमिली में, हमारे ताऊ चाचा माँ बाप में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो इस तरीके की बात करता होगा, और आज टोटली उसके ऑपोजिट बात करता होगा। परेश रावल, पीर बाबा पे जाना किन लोगों ने शुरू किया? हाँ भाई, हमारे गांव में एक पीर बाबा था, और वो वहां पे पता नहीं कितनी जनता जाया करती थी, कितनी जनता। देखो अब वहां पे कोई नहीं जाता। पर जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ही यूज्ड रिलीजन टू मैरी अगेन। ही चेंज्ड हिज नेम दिलावर खान। हाँ, अरे ठीक है। तो अगर आप, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है, सारी चीज़ें गलत हैं। बट फिर वही बात आ जाएगी, आपको फिल्में एंजॉय करनी है तो ये सारी चीज़ें, मतलब वही बातें आ जाती हैं कॉम्प्लेक्स होके। अब आप कह रहे हो कि दोनों चीज़ों को मिला के परसेप्शन बनाना चाहिए या नहीं, तो मेरा हिसाब कहता है कि बनाना चाहिए। कई बार बॉयकॉट काम करता है, और इन लोगों के दिमाग जो है ना, इन लोगों के दिमाग इसी वजह से सुधर भी रहे हैं। भारत के अंदर जो नेशनलिस्टिक फिल्में बन रही है ना, अब बारामूला जैसी फिल्में बन सकती थी क्या एक समय पे? यार आप ये बताओ, परेश रावल जो ओ माय गॉड बना रहा है, वो सेम स्टाइल में ताज स्टोरी बना रहा है, सेम, बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज है स्टाइल में। तो दैट इज कम बिकॉज ऑफ पब्लिक कॉन्शियसनेस। 13 साल में आपने क्या चेंज कर दिया? जो आप 75 साल की उम्र में चेंज नहीं कर पाए, वो 13 साल में चेंज हो गया कैसे? तो भाई सिंपल सी बात है कि आप फिल्म की टेक्निकलिटीज देखिए, पर उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना, उसको भी देखिए कि क्या वो एंटी सनातन है, क्या वो एंटी इंडिया स्टैंड ले लेता है। मैं अभी जैसे कांतारा मैं कह रहा हूँ, वो कटप्पा ओरिजिनल लाइफ और कटप्पा एज एन आर्टिस्ट, बहुत बड़ी बात। तो ये तो है, बट एक जाते जाते हम लोग एक आध और चीज़ें डिस्कस कर लें, बिकॉज वो हम लोग सबका एक पैशन रहा ही है, दैट इज क्रिकेट। अब ये जो मुझे गौतम गंभीर से ना अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मैं आपको एक साफ बात बताऊं, मैं तो बिल्कुल कट टू कट बात करता हूँ। जरा पहले वुमेन क्रिकेट की भी बात करेंगे 2 मिनट। को पता है उसकी भी आईटी सेल है गंभीर की। देख लेना अभी क्या करेगा। पता नहीं मुझे, हमारे ऊपर इतना गंभीर ने ट्रोल करवाया भाई साहब। केवल एक लाइन यूज कर दी थी हमने, एक वीडियो में केवल एक लाइन थी। पता नहीं यार, हम तो उसके फेवर के वीडियोस बनाते थे। फेवर उसके, मैं भी बहुत फेवर में था, बट अच्छी वाइब नहीं आई उससे। 6 वीडियो उसके फेवर में थे, और 7वीं वीडियो जो बनाई हमने, उसमें पूरी वीडियो में केवल एक लाइन ये थी कि ऐसा गंभीर ने भी कहा था। उसका भाई फुद्दू सी आईटी सेल कौन आगे भाई क्या वो क्या इतना ट्रोल किया हमें, इतना अभी भी चल रही। अब तो बीजेपी से नमस्ते हो गई, उसको क्या हुआ है पता नहीं क्या है। देखो मुझे पता है, उससे मैं एक बात बोल रहा हूँ, He's not a good politician, honestly. मुझे उससे पता नहीं क्यों
रवीश कुमार वाली वाइब्स आती है। आई डोंट नो, मुझे बड़ी सिमिलर वाइब्स आती है उससे। जो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो उसकी बातें होती है ना, बहुत नेगेटिव साउंड करता है वो। अभी जैसे रवीश का एक वीडियो था, 8.2% इकोनॉमी है पर रुपए खिसक करके 90 पे पहुंच गया। अरे यार, तुमने कुछ ना कुछ निकाल लेना है। मुझे वही गंभीर का लगता है, वेदर इट इज ऑन पिच और एनीथिंग, दैट मैन कम्स अप विद द स्टूपिडेस्ट ऑफ थिंग्स। मुझे एंड ये जो माहौल खराब हुआ है, और विराट और रोहित के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, आपका क्या मानना है इस पे? देखो, मेरा 100% मानना है कि विराट को और रोहित को दोनों को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए ऐसा। और मेरे अभी गंभीर की हम बात कर रहे हैं, ये तो मैंने अगर कर के ऊपर बोल दिया कि अगर कर जिसने ये कहा था कि मतलब पता नहीं क्या होगा। हाँ। ये हो तो अगर भाई खेले, ये नहीं एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे भाई तुम? दूसरी बात, गंभीर ने कहा था, गंभीर से एक क्वेश्चन पूछा गया कि किसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये मैं कैसे कहता हूँ, ये तो पर्सनल होता है। फिर उसने 1-2 मिनट ऐसा गोलमोल किया और फिर कह दिया कि विराट कोहली। विराट कोहली भैया, तुम्हारे पापा जी अभी 2-2 सेंचुरी मार रहे हैं, 2 सेंचुरी मार के बैठा है यार। फाइनल मतलब चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल उसने जिताया। हाँ। फाइनल रोहित ने जिताया। T20 वर्ल्ड कप फाइनल वही। क्या पागलपन है इनके बारे में ऐसे बात करना। ये अभी कल मेरी और करण भाई की इस बारे में चर्चा हो रही थी कि हु इज द ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर एवर। और सारी कंट्रीज में से निकाल के आप 2 या 3 नामों पे जीरो डाउन करोगे, जिसमें एक सचिन होगा, दूसरा विराट कोहली होगा और तीसरा युवराज सिंह होगा। रोहित शर्मा भी आसपास ही होगा व्हाइट बॉल में। रोहित शर्मा भी आसपास होगा, बट इन तीनों पे आप जीरो डाउन कर दोगे। ठीक है, अब उन तीनों में भी डिबेट कहाँ पे होगी? सचिन विराट, सचिन विराट। उसके अलावा डिबेट नहीं है। युवराज सिंह पे आप डिबेट नहीं करोगे कि सचिन से महान है। आप डिबेट करोगे किस पे? युवराज सिंह पे ये डिबेट कर सकते हो कि ही इज अ बेटर मैच फिनिशर देन धोनी, या धोनी इज अ बेटर मैच फिनिशर देन युवराज। ये आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन युवराज इज बेटर देन सचिन, ये डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये हो सकती है कि विराट या सचिन। अब इसमें मेरा मानना था कि सचिन का एरा बहुत अलग था, इनके अपने अच्छे पॉइंट्स। मेरा मानना है कि देखो, एरा अलग हो सकती है, वो सब ठीक है, उसमें उस विराट की गलती नहीं कि आज इतने अच्छे बॉलर्स नहीं, आज वो नहीं। बट जो प्रेशर हैंडलिंग है विराट की इन टर्म्स ऑफ चेजेस एंड विनिंग मैचेस, इनक्रेडिबल है वो। बट चलो उस डिबेट को छोड़ के मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है एंड गंभीर इज नॉट एन एसेट देयर, आर वी नॉट वेस्टिंग टाइम फॉर द 2027 वर्ल्ड कप? बिकॉज 25 ODI रह गए मेरा ख्याल है 2027 से। अगर इसकी बात नहीं हो रही रोको रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, तो द प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू द प्लेयर्स। भाई यार देखो, मेरे को क्या लगता है ना कि मैं ना बहुत टाइम से ये कह भी रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली अच्छा नहीं कर रहा, कोई उंगली कर दे विराट में, कोई प्लीज उंगली कर दे। एक बार अगर उसमें कोई उंगली कर देगा तो वो बम्बू दे देगा। ठीक है, अब इसमें उंगली की गई, इसने बम्बू ही दे दिया, और जिसने उंगली की उसी में ही दे रखा है सामने बिठा के। समझ रहे होंगे लोग मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बट इससे ना आप टूर्नामेंट्स और मैचेस नहीं जीतते हो। मेरा अभी भी मानना है कि कभी भी विद दिस टाइप ऑफ राइवलरी कि भाई बातचीत नहीं हो रही आपस में, बन नहीं रही है, आप कहीं ना कहीं फंसोगे इसमें। यार आपने रवि शास्त्री के साथ सबसे बढ़िया ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा है, सबसे बढ़िया देखा आपने। उसके बाद राहुल द्रविड़ के साथ भी अच्छा देखा। अच्छा, अब कुंबले के साथ भी नहीं बन रही थी, मैचेस जीत रहे थे, लेकिन आप मैचेस जीत रहे थे। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल आप हार गए, माहौल बहुत खराब था, व्हाटएवर। आई डोंट नो कि इस पे बहुत जरूरी है कुछ होना, एंड बार बार इनको ऊपर इतना प्रेशर डालना। अरे अब इनकी उम्र हो गई, अरे अब इनकी उम्र हो गई, अरे अब इनकी उम्र हो गई, ये मतलब आप अच्छा कर रहे हो इन दोनों के साथ, ये भी एक बात है। आपसे ज्यादा फिट है जो भी ये बोल रहे हैं, उनसे मतलब अभी हर्षित राणा और इनको भगा के देख लो। कोहली और हर्षित राणा, यार आप जहां पे 2 रन की गुंजाइश थी वहां पे आप 2.5 रन कंप्लीट करके और वापस भी भाग जा रहे हो, मतलब 3 रन आप कंप्लीट कर ले रहे हो। ये कोहली कर रहा है, तो और किसके साथ कर रहा है? कोहली जैसी फिटनेस तो भाई किसी की नहीं है। नहीं, पर एक बात बताओ अनुज भाई, 2027 वर्ल्ड कप के लिए देखो, 2023 का जो डिजास्टर था, मैं तो अहमदाबाद में था जो फाइनल हुआ, मैंने कभी नहीं देखा कि बॉल खत्म हुई और 23 का वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हुआ और एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि यार 27 में क्या होगा और विराट और रोहित होंगे कि नहीं, और वो क्वेश्चन ने छोड़ा नहीं है। आई डोंट नो ऑफ अ वर्ल्ड कप जिसकी इतनी एंटिसिपेशन 4 साल पहले से शुरू हो गई हो, और वो एंटिसिपेशन बढ़ती जा रही है बिकॉज
क्या ये दोनों खेलेंगे, क्या ये दोनों खेलेंगे, ये चलता जा यार ये आप ये देखो ना 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप है। हाँ। 2022 में शुरू नहीं हो गया था क्या रोनाल्डो और मेसी खेलेंगे। हाँ। ये उस लेवल के स्टार हैं क्रिकेट, बहुत बड़े स्टार हैं। मैं मतलब मेरा ये मानना है जस्ट एंजॉय देम व्हाइल दे लास्ट। आप जो ये कर रहे हो ना कि ये ठीक है नहीं ठीक है, अच्छा खेल रहे हैं, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। उन्होंने अपने आप रेड बॉल से रिटायरमेंट ले लिया, अपने आप T20 से रिटायरमेंट ले लिया। जब इनका टाइम आएगा अपने आप ले लेंगे भाई। 2027 तो ये खेलेंगे और डंकी की चोट में। मुझे लगता है, मेरी अर्ली प्रेडिक्शन है, आई डोंट सी गंभीर अराउंड टिल 2027। हो सकता है। अभी बीसीसीआई ने मीटिंग भी बुलाई है, मीटिंग एंड होना भी नहीं चाहिए इसको। आपका भाई आपका टेस्ट रिकॉर्ड देखो, हॉरिबल बिल्कुल। आपका फ्लेचर से बढ़िया है बस, वो भी विनिंग उसमें, लूजिंग उसमें तो उससे भी बेकार है। होम सीरीज हार गए 2 आप 2 होम सीरीज किससे न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। आप जीते किससे हो? बांग्लादेश वेस्ट इंडीज, बताओ बस। इसके अलावा आप जीते नहीं हो। आप उसके बाद क्या कह रहे हो? आई एम द सेम गाय हु गेव यू रिजल्ट्स इन इंग्लैंड। अरे ड्रॉ कराई आपने सीरीज भाई। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बातें करने लग गया फिर वो। अगर आप ड्रॉ कराने को अपनी उपलब्धि मानते हो तो आपके स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं भाई साहब। एक वर्ड अब यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ा रैप अप करेंगे वुमेन क्रिकेट के बारे में। ये जो जीत हुई है ना, अरे बाप रे बाप, ये जो सेमीफाइनल जीते थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, एंड जो फाइनल जीते, दिस इज सम स्टोरी। मतलब ये जो 83 का वर्ल्ड कप जो मेन वर्ल्ड कप जीते थे कपिल देव, ये उस लेवल की बड़ी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका थोड़ा क्रेडिट तो भाई जाता है जय शाह को यार, देना पड़ेगा। ये तो ये नेपोटिज्म नहीं है, ये एक फैक्ट है। फीमेल क्रिकेट को बराबर का दर्जा देना, पैसे देना भाई, पैसे मिले हैं उन लोगों को, कई चीज़ें हैं, उनके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को सुधारा गया है। और जब आप सेम मेहनताना दे रहे हो, किसी को वेतन दे रहे हो सेम चीज़ के लिए, ठीक है। अब क्या है ना, देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि कोई एक्ट्रेस अगर उतना क्राउड ला पा रही है जितना आमिर खान ला पा रहा है, तो सेम पैसे दो उसको। तो बिल्कुल सही बात है। सही बात है, यही है डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई तो यही है। आपको बिजनेस अगर करना है तो यही होगा। पर आपको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है कुछ में, जैसे फीमेल क्रिकेट में दिया, ये सब दिया गया है। और इस बार लोग आए हैं ना, लोग भी आए हैं। अभी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, वो ये है कि आप 2013 का वर्ल्ड कप देख लो, भारत में ही हुआ था। 11 का, हाँ। अरे 13 का वर्ल्ड कप इसमें इनका हुआ था, विमेन का। अच्छा, हाँ, 2013 का विमेन वर्ल्ड कप देख लो आप, भारत में ही हुआ था। और वो विमेन वर्ल्ड कप जो था, ओपनिंग सेरेमनी से लेके फाइनल मैच तक सारे मैचेस खाली पड़े थे। हाँ, कोई ग्राउंड में कोई नहीं था। गांगुली जैसे लोगों ने बोल दिया था इनको छोड़ दो, वुमेन क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए। बहुत गंदी गंदी स्टेटमेंट्स तब तो आई थी। कट टू 2025 में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच, ओपनिंग सेरेमनी से फाइनल मैच तक सारा ग्राउंड भरा रहता था। क्यों भरा रहता था? कौन है इसके पीछे? कुछ तो चेंज हुआ होगा, मैनेजमेंट ने कुछ तो किया होगा, कुछ तो इनके ऊपर पैसा खर्च करके इनको स्टार बनाया होगा। स्टार ऐसे ही नहीं बनते। स्टार अभी हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक मेडल जीत के, ब्रॉन्ज मेडल हो चाहे, ब्रॉन्ज मेडल के बाद आपने कितने बड़े बड़े स्टार्स बनते हुए देखे हैं। लिएंडर पेस ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वो पूरी जिंदगी स्टार रहा। आपने लगातार 2 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में। एक प्लेयर का नाम बता देना कोई। राइट। एक स्टार बता देना कोई। स्टार बनाने के लिए केवल मेडल नहीं चाहिए, स्टार बनाने के लिए पीछे की फोर्स भी चाहिए। वो जो फेडरेशन है वो आपको स्टार बनाएगी। फेडरेशन ने स्मृति मंदना को स्टार बनाया, फेडरेशन ने जमीमा रॉड्रिगेज को स्टार बनाया। ये हरमनप्रीत जो थी, जो बांग्लादेश में ऐसे लड़ा के आ गई थी, उसको सैक ना करके आपने उसको स्टार बनाया। तो ये, और झूलन को कौन जानता है? कोई नहीं जानता ना, क्योंकि उस टाइम की फेडरेशन ने, झूलन जैसा करियर किसका होगा, उस टाइम की फेडरेशन ने झूलन गोस्वामी को स्टार नहीं बनाया। इनको स्टार बनाया गया, फेडरेशन है इनके पीछे। और हॉकी इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है। आपके पास सरदार सिंह जैसा लेजेंड प्लेयर था, आपने उसको स्टार नहीं बनाया। आपके पास आज की डेट में
हरमनप्रीत सिंह जैसा लेजेंडरी ड्रैग फ्लिकर है, आपने वो स्टार, आप उसको स्टार नहीं बना पा रहे हो। जुगराज सिंह जैसा अमेजिंग प्लेयर है, हार्दिक बहुत बड़ी कमी नहीं है हार्दिक सिंह जैसा अमेजिंग प्लेयर है आपके पास। मिडफील्ड में ऐसा प्लेयर मैं पता नहीं कितने सालों के बाद देख रहा हूँ, हार्दिक सिंह जैसा, उसको आप स्टार नहीं बना पा रहे हो। तो ये स्टार बनाने का काम फेडरेशन का है। बिल्कुल है, बिल्कुल। एंड आई थिंक ये मैं इससे पता है और एक चीज़ से कनेक्ट करता हूँ, जब भी मैं बाहर भी घूम के आता हूँ, कि हम लोगों ने कितनी हमारी जो सिटीज़ हैं जिनमें जो कल्चरल हेरिटेज है अनबिलीवेबल है, हाँ। हम उनको स्टार नहीं बना पाए। एग्जैक्टली, वी कुड नॉट प्रोजेक्ट देम, जबकि है पोटेंशियल बहुत अभी तगड़ा। छत्तीसगढ़ की मैं एक क्लिप देख रहा था 4 दिन पहले। हाँ। उसमें क्या था, हिल है, हाँ। स्लोप है ऐसे, हाँ। और पानी स्लोप में नीचे गिरता है, वहां पे पानी ऊपर चढ़ रहा है। हाँ। तो ये आप इसको कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो, आपको खुद को पता है, पर आप कर ही नहीं पा रहे हो। पूरे पूरे यूरोप सिंगल सिटीज जिसमें कुछ ऐसा स्पिरिचुअल टच नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने मेंटेनेंस और टूरिज्म की कैपेसिटी पे पूरी इकोनॉमी पावर कर रखी है। तो जी आज का सेशन यहीं पे करते हैं, बहुत दिनों बाद मिले, हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई इतने दिन ना हो, अगली बार इन लोग की चैनल पे भी मिलेंगे, आप हमें बताइएगा। अगर भाई साहब यूरोप ना जाएं तो इतने दिन के बाद नहीं मिलेंगे। चलिए, एंड अनुज भाई ये बताइए मुझे, बस जाते जाते मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी के लिए आपका जाते जाते क्या संदेश है? बिकॉज इतना कुछ सुन लेते, कुछ उनको प्रोत्साहन दे दीजिए आप जाते जाते भाई। नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं देना है, आप बस ऐसे ही लड़ते रहिए, हमारा करियर चलता रहेगा। आप अभी एक मैंने क्लिप देखी मैंने राहुल गांधी की, यार मेरे को खुद को शर्म, मतलब राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, शर्म तो आती होगी। हाँ, वो भी नहीं आ रही है। भाई साहब पता है क्या बोले, कि मैं जाता हूँ ऐसे सड़क पे चल रहा होता हूँ, और सड़क पे चलते चलते मैं देखता हूँ कि कोई आदमी खुश है, तो उसकी हंसी को देख के मैं कह देता हूँ, अरे तू तो खुश है, तो तू तो कांग्रेसी होगा। फिर मैं किसी दूसरे को देखता हूँ, उसका ऐसे चेहरा बना हो, ऐसे ही कर रहा था वो, ऐसे चेहरा बना होता है। मैं कह देता हूँ तुम तो आरएसएस के हो। कहाँ से आ रहा भाई ये ज्ञान? क्या बोले? मतलब सीरियसली साले को इतना, राहुल गांधी को इतना नहीं पता भाई कौन से मंच से किस प्रकार की बात करनी है। अब इस बात को सुन के आपको कौन सीरियसली लेगा? पर उसके चमचे देखो, जो CIA इन्वॉल्व था 2014 में, मोजार्ड इन्वॉल्व था, तो भाई अब जैसे चमचे उन्हीं का जननायक है वो। सही बात। खैर हमारी चर्चा तो भाई ऐसी चलती रहेगी, बट आप प्लीज कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें भेजिए आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और अपना प्यार भेजते रहिए हम सबको। थैंक यू। जय श्री राम।